लेक्चर नंबर 65 होगा। निकालें जी चैप्टर 3। चैप्टर 3 चलो यूट्यूब लिंक भेजिए मुझे जल्दी। किधर है चैप्टर 3 मेरे पास? अच्छा मोहतरम, पास पेपर्स की तरफ आए। लिस्ट एनी 5 एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा पहले जरा रिवाइज करें, इधर देखें, आए पेज नंबर 23 पे। ये हैं एथिक्स फॉर टैक्स लेजिस्लेटर्स। टैक्स लेजिस्लेटर्स आपको पता है कौन है? कानून बनाने वाले। इसमें कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कुछ हैं एडम स्मिथ वाले जो 4 मशहूर हैं, और कुछ हैं अदर कैनन्स, एडिशनल कैनन्स उन्हें कहते हैं। फिर है एथिक्स फॉर टैक्स पेयर्स। इसमें 3 डेफिनेशंस हैं। यूटिलिटेरियन की डेफिनेशन है, डिओंटोलॉजी की डेफिनेशन है, और वर्चू एथिक्स। यूटिलिटेरियन खुशियों पे, डिओंटोलॉजिस्ट कहते हैं मेरी ड्यूटी है ये काम करना, वर्चू एथिसिस्ट कहते हैं कि आप खूबियां हमारे में होनी चाहिए। इन डेफिनेशंस का टेक्स्ट से कैसे लिंक डेवलप होगा वो हमें 3 पैराज में पता चला कि टेक्स्ट से कैसे लिंक डेवलप होगा। ये वह इस मकसद से अगर टेक्स्ट लेने जाएं तो इन लोगों का क्या जवाब मिलेगा। टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन में क्या फर्क है? टेबल की फॉर्म में यही एग्जांपल्स। टैक्स इवेजन तो कोई भी पसंद नहीं करता, टैक्स अवॉइडेंस इन तीनों में से कौन कौन पसंद करता है वो डिस्कशन हुई है यहां पे कि टैक्स अवॉइडेंस कौन कौन पसंद करता है। द इंपैक्ट ऑफ टैक्स अवॉइडेंस ऑन एग्रीगेट वेलफेयर। एग्रीगेट वेलफेयर यानी वेलफेयर तो लोगों की बढ़ती है, पैसा तो बढ़ेगा अगर टैक्स बचाएंगे, लेकिन इन तीनों की क्या अप्रोच है अवॉइडेंस के बारे में, वो ये सवाल आएगा। और अगर इधर से सवाल आना हुआ तो इवेजन और अवॉइडेंस में सिर्फ फर्क पूछेगा, और इधर सवाल आना हुआ तो ये वाली इंग्लिश लिखेगा, एथिक्स एंड मोरालिटी ऑफ टैक्स पेयर। यानी ये टैक्स पेयर्स जो हैं, ये तीनों डेफिनेशंस इन तीनों से कैसे लिंक होती हैं। ये हैं एफबीआर वाले। एफबीआर वालों के पास ये पावर्स हैं, तो ये सवाल आएगा एफबीआर वालों के पास पावर्स क्या हैं, ये सवाल आ सकता है पेज 26 पे। फिर ये सवाल भी आ सकता है कि अगर एफबीआर वाले अपनी पावर्स को मिस यूज करें तो इससे क्या नुकसान होगा। अगर ये मिस यूज करें अपनी पावर्स को तो इससे क्या नुकसान होगा। जाहिर बात है लोगों का जायज पैसा हुकूमत के पास चला जाएगा या लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। सफ़े पलटते रहना जहां जहां हम चल रहे हैं साथ साथ क्लास के। ये 4 बुनियादी पिलर्स हैं, ये एप्लीकेबल हैं टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज के लिए, एफबीआर के लिए। इन 4 पिलर्स को पूरा करते हुए आजकल एफबीआर को क्या मसले आ रहे हैं और उनको बेहतर कैसे करना है। 7 प्रिंसिपल्स फॉर स्ट्रक्चरिंग डिसीजन। डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन होता है फ्री विल, फ्री विल को काबू करना चाहिए, फ्री विल को रोक के रखा। जाहिर अम्मी अबू भी बच्चे की फ्री विल को काबू में रखते हैं, वो बच्चा तो थोड़ी थोड़ी बाहर निकल जाता है, तो फ्री विल को काबू में रखते हैं अम्मी अबू। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज की। और इन द एंड हमारा आता है एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर। जो लोग हमें टैक्स निकाल के दे रहे हैं उन लोगों के लिए क्या एथिक्स लगते हैं, इन्हें कहते हैं एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। आ गया जो, इनका टेम्परेचर कम कर दो, 16 कर दो। लिस्ट एनी 5 एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। ढूंढना पड़ेगा 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। 10 में से 5 लिखनी है, पेज नंबर 28। ब्रीफली डिस्क्राइब द पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन।
पेज 27। इन पिलर्स की वजह से टैक्स पेयर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है और एफपीआर वाले मिस यूज नहीं करते अपनी पावर को। लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। ऑल्सो डिस्क्राइब एनी टू फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। ओहो, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स 5 हैं। लिस्ट सबकी देनी है, नाम पांचों के देने हैं, डिस्क्राइब एनी टू करना है। लिस्ट सबकी देनी है, लिस्ट और डिस्क्राइब सिर्फ 2 को करना है। पेज 28 पर गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन। इसको भी रहने दें क्वेश्चन 10 को। क्वेश्चन 8 लिस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। ऑल्सो डिस्क्राइब एनी वन, एक को एक्सप्लेन भी करना है। 4 पावर्स बताएं एफबीआर की, 4 पावर्स बताएं एफबीआर की। पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू, पावर टू चेंज मेथड ऑफ अकाउंटिंग। What consequences may be faced by taxpayer? टैक्सपेयर बेचारे को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर ये पावर मिसयूज हो रही हो? अगर ये पावर मिसयूज हो रही हो तो इसकी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा या ये जेल में जाएगा। Briefly explain any 2 pillars of tax administration. List any 6 ethical issues which may be faced by tax administrating authorities. Six ethical issues. Ethical issues. List 6 ethical issues. List 7 responsibilities of tax administrators. Tax administrators. Yeah. Page 28. Describe the pillars. Pillars का नाम अजीब सा रख दिया, principles of tax administration which are meant to safeguard the interest of tax. List 6 ethical issues. बस ethical issues तीसरी दफा पूछ रहा तू। 3 अटेम्प्ट्स में मुसलसल तूने जो है सितंबर में पूछा, मार्च में पूछा, फिर सितंबर में पूछा, लेकिन 2-3 साल बीच में सवाल नहीं आया इस चैप्टर से। चैप्टर 1, 2 और 3 में से मिक्स होकर 8 से 10 नंबर का सवाल आता है। लिस्ट एनी 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। यही 6 एथिकल इश्यूज, बस 6 एथिकल इश्यूज। ये 3 मेन कैनन, मेन लेके आने हैं। मेन का मतलब होता है वो जो पहले सफे वाले हैं। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज, यही एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग। ये अच्छा, किधर है वो लास्ट टाइम वाले नोट्स? चैप्टर नंबर कौन सा है? 3 चल रहा है। 3 है। अच्छा भैया मैं पेज निकाल लें, मुझे 1 सफ़ा हमारा रह गया हुआ है। कौन सा पेज है? पेज नंबर 29। अच्छा, ये इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
और बहुत इसको मजा भी आएगा पढ़ने में। केपीएमजी एक सीए फर्म है और ये ऑडिटर है, पीटीसीएल का ऑडिट करती है, इसलिए पीटीसीएल इसके लिए ऑडिट क्लाइंट है, ऑडिट क्लाइंट है। तो पीटीसीएल वालों ने, पीडब्ल्यूसी एक फर्म है, उसको कॉल की, उसने कहा जी मैं 10 लाख रुपया लूंगा ऑडिट का। पीटीसीएल ने फोन बंद कर दिया। केपीएमजी वालों को फोन किया, उन्होंने कहा हम 9 लाख रुपया लेंगे ऑडिट करने का। यानी ऑडिट करवाना पीटीसीएल के लिए एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो पीटीसीएल गया केपीएमजी के पास, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, ये हमारा बन गया ऑडिटर। जैसे आप अगर जाएं क्लिनिक पर तो उसका नाम होता है डॉक्टर, और आपको वो कहते हैं हमारा क्लाइंट या कस्टमर आया हुआ है, पेशेंट आया हुआ है। तो ऐसी सूरत में ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट। और फीस कौन देगा? पीटीसीएल उसको। तो केपीएमजी वाले इनको क्या कहेंगे? ये हमारे कौन से क्लाइंट हैं? ऑडिट क्लाइंट। अब इस पूरे सफे का मकसद है एक सवाल का जवाब। कैन केपीएमजी गिव टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट? क्या आप जिसका ऑडिट कर रहे हो उसका टैक्स भी निकाल सकते हो या नहीं? क्योंकि ये दो अलग अलग काम है। ऑडिट करने का क्या मतलब है? ऑडिट करने का मतलब ये है उसका सेल का टी अकाउंट चेक करोगे, डेटर के टी अकाउंट चेक करोगे, क्रेडिटर के टी अकाउंट चेक करोगे, डेप्रिसिएशन के रेट्स चेक करोगे। ये है ऑडिट करना, ये है अकाउंटिंग, जिसको आप प्रॉफिट कहते थे, अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट। लेकिन अकाउंटिंग वालों के प्रॉफिट से चल के फिर अकाउंटिंग डेप्शन ऐड करना, टैक्स डेप्शन माइनस करना, ये वाली वर्किंग, इसको तो कहते हैं टैक्स सर्विसेज। तो सवाल आज का ये है, कैन केपीएमजी गिव टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट? लिखें जी, रजिस्टर निकालें, या अगला सफा किताब का देख लें अगर खाली है तो। अगला भी नहीं खाली, चलें उससे अगले से अगले से पिछला खाली कहीं होगा, चलें मर्जी है आपकी। पहला सफा तो खाली होता ही है चैप्टर का, लेकिन पहले सफे पे लिख लें ये डिस्कशन किस पेज की है। पेज नंबर 29, पेज 29 के बारे में आपकी डिस्कशन चल रही है। ठीक है, आगे भी देख लें फिर 6, 7। कैन केपीएमजी गिव टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट? ये एक सवाल है। भाई मुझे ऑडिट सर्विसेज और टैक्स सर्विसेज में पहले फर्क बता दें, फिर आगे चलते हैं। पता चले यही ना समझ आया हो तो फिर आगे पूरा लेक्चर कहां से समझ आना है। ऑडिट सर्विस और टैक्स सर्विस क्या होती है? ऑडिट सर्विस ये होती है कि जो R1 की क्लास में सर ने सिखाया है वो पीटीसीएल ने सही किया या नहीं, डिडक्शन सही निकाली है या नहीं, इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे पड़ी हुई है या नहीं। और टैक्स सर्विस क्या होती है? टैक्स सर्विस ये होती है कि फिर उसकी कैपिटल गेन इनकम निकालना, बिजनेस इनकम निकालना, खर्चे डिसअलाउ करना। टैक्स सर्विस तो अलग काम है। तो अगर केपीएमजी ऑडिट करना चाहता है तो उसको ऑडिटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आने चाहिए। लेकिन अगर केपीएमजी टैक्स निकाल के देना चाहते हैं तो उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी आना चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं, बिल्कुल। जैसे क्लिनिक के बाहर लिखा हो डॉक्टर साहब कान का, नाक का, गले का इलाज करते हैं, लेकिन लिखा हो कैन डॉक्टर साहब पॉलिश द शूज एज वेल? पेशेंट के शूज भी पॉलिश कर सकते हैं या नहीं? तो ये एक सवाल है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट सर्विसेज हैं। ठीक है, क्या डॉक्टर साहब पेशेंट को खाना भी बना के दे सकते हैं या नहीं? तो ये दोनों इंडिपेंडेंट सर्विस हैं। तो राइट नाउ कौन ऑलरेडी क्या कर रहा है? पहले तो ये बताएं, राइट नाउ कौन ऑलरेडी क्या कर रहा है? KPMG is already doing audit of PTCL, but the question is, can KPMG give tax services to audit client? अच्छा, अब इसमें खतरा क्या है?
खतरा देखिएगा जी क्या है। खतरा यह है कि आपने चलो उसको टैक्स कैलकुलेट करके दे दिया, इसे हम कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में, जिसे आप FR2 कहते थे पहले, इसे हम नाम दिया करेंगे करंट टैक्स की कैलकुलेशन। बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, अदर सोर्स, इसे हम नाम दिया करेंगे करंट टैक्स की कैलकुलेशन। ये करंट टैक्सेस का नाम नया है आपके लिए, ये अकाउंटिंग की क्लास में यूज होता है असल में। इसे हम कहा करेंगे करंट टैक्स की कैलकुलेशन। लेकिन आप लोग छोड़ें, आप लोगों को न्यूमेरिकल का फॉर्मेट पता है आप लोगों को। करंट का लफ्ज छोड़ें, टैक्स कैलकुलेशन में केपीएमजी वाले बिजनेस इनकम निकालेंगे, कैपिटल गेन निकालेंगे, फिर देखेंगे सिक्योरिटीज हैं, नॉर्मल रिजीम है, सेपरेट ब्लॉक है, रेट लगाएंगे, टैक्स पेबल, और करते करते टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट हमने निकाल दिया 50। ऊपर टैक्सेबल इनकम आई होगी, वो मुझे पता है सारा, ऊपर टैक्सेबल इनकम आई होगी, ज़कात माइनस हुई होगी टोटल इनकम में से, तो टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट निकलाया 50 और इसकी जनरल एंट्री बन गई एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। अब हमने टैक्स तो कैलकुलेट करके दे दिया उनको, लेकिन जब ऑडिट सर्विसेज देने लगे तो उनमें लिखा हुआ था P&L में कि टैक्स एक्सपेंस है 50, करंट लाइबिलिटीज है 50। अब जब इन फिगर्स का हम ऑडिट करेंगे तो ऑडिट करने के दौरान हम इस कैलकुलेशन को आके जब चेक करेंगे, अब हाथ खड़ा करके बता दें क्या मसला है, जरा फिर आगे बात खत्म करते हैं, जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करके कोई बंदा बता दे क्या मसला होगा फिर जी। हाँ, इसका टैक्स खुद ही कैलकुलेट कर लिया। अब जब इस फिगर, ये फिगर पे हमारी नजर पड़ी, तो ये तो हमने ही खुद ही निकाली हुई है थोड़ी देर पहले। जब इस फिगर पे हम कमेंट करेंगे तो हम ऑडिट रिपोर्ट में क्या कहेंगे, ऑल इज ओके। तो ये तो अपने ही किए हुए काम को नहीं सही नहीं कर रहे, खुद चेक कर रहे हैं, यानी अपने ही किए हुए काम पर कमेंट करने लगे हैं। जैसे आपको कोई कहे कि भाई आप जबरदस्त तरीके से सब्जी काटो और उसके बाद आप ही सालन बनाओ, अब आपसे पूछे भाई सब्जी कटी थी मोटी पतली कैसी कटी थी, वो बड़े बड़े आलू मुंह में, अब नहीं 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 जबरदस्त कटी थी, मैंने सब्जी काटी थी। लेकिन अगर जो है वो सालन आपने बनाया हो, सब्जी काटी किसी और ने हो, तो फिर आप मसले निकालते हैं, अम्मी वो छोटा भाई आया था सब्जी काट के चला गया, मेरा क्या कसूर था, वो तो इतने मोटे मोटे थे आलू, मेरे से कहां से गलने थे। फिर तो बात समझ आती है, फिर तो आप किसी के ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्जी भी खुद ही काट रहे हो, अगर आपने बाद में सालन भी खुद ही बना रहे हो, गोश्त भी पहले आपने खुद ही भुना हो, कुकर प्रेशर भी इस्तेमाल ना किया हो, बाद में आपसे जो खरीद के भी गोश्त खुद ही लाए हो और बाद में सालन भी बना रहे हो, तो आपने कहा गलती निकालनी है, आपने कहना कि आपके दांत तेज नहीं है, गोश्त अल्लाह अल्लाह का शुक्र है गला हुआ पूरा, फिर तो दूसरे भी गलतियां निकालेंगे। तो बोलें जी मसला क्या है आज का, आप अगर टैक्स कैलकुलेट करके दे दें तो दौरान ऑडिट आप पीपी पे कमेंट करें, इंटेंजिबल्स पे कमेंट करें, एडमिन एक्सपेंसेस पे कमेंट करें, सेल पे कमेंट करें, लेकिन टैक्स पे जब आप लेके आएंगे, ऑडिट रिपोर्ट जब आप बनाएंगे, ऑडिट के बाद ऑडिट रिपोर्ट बनेगी ना, ऑडिट रिपोर्ट में आप लिखेंगे सब करेक्ट है, तो इसमें आप एक दावा करे होंगे कि जो मैंने काम किया है वो भी करेक्ट है। इसको कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्या कहते हैं? सेल्फ रिव्यू, अपना ही रिव्यू करना। कितना बड़ा खतरा आ गया, आप अपने ही काम को क्या कर रहे होंगे, रिव्यू कर रहे होंगे। लिखें, एक आधा मिनट लगाइएगा। पहले हेडिंग दे दें उर्दू में, आपने खुद ही टैक्स कैलकुलेट किया 50 का और ऑडिट के बाद कह रहे होंगे ये 50 की फिगर बैलेंस शीट में सही नजर आ रही है। लिखें उर्दू में, आपने खुद ही टैक्स कैलकुलेट किया 50 का और ऑडिट के बाद कह रहे होंगे कि बैलेंस शीट में ये फिगर सही नजर आ रही है। भाई ये B1 होगा मेरे ख्याल से, इसको B1 कराओ।
उन्हीं को एडिट करके B1 करें, बाकी तो मुझे सही लग रहे हैं। ये 13 क्यों लिखा हुआ है आपने? असलम भाई को कहीं व्हाट्सएप चेक करें। जी क्या लिखे आपने ऊपर उर्दू में? आपने खुद ही टैक्स कैलकुलेट किया? आपको ये टैक्स कैलकुलेट करने वाला काम पकड़ना नहीं चाहिए था असल में, ये गलती कर दी आपने ना। आपने खुद ही टैक्स कैलकुलेट किया। अब ऑडिट के दौरान आप कह रहे होंगे कि बैलेंस शीट और P&L में टैक्स की फिगर सही है। ओके लिखें जी। अब हम आपको बताने लगे हैं कि टाइप्स ऑफ टैक्स सर्विसेज क्या हैं। टाइप्स ऑफ टैक्स सर्विसेज। अच्छा अब आप मुझे बताएं, आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दोनों में से कोई एक यूज करना आता है आपको? जी आता है। अगर एक न्यूमेरिकल में व्हाइट बोर्ड पे सिर्फ सॉल्व करवा दूं, अगर एक न्यूमेरिकल में व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवा दूं और मैं आपको कहूं कि घर में इसको एक्सेल पे डाल के लाएं, तो ठीक है, हल्की फुल्की सी टाइपिंग स्पीड अगर आपकी बेहतर हो तो आप लिखाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस 30 मिलियन। ठीक है, समझ आ गई ना बात? तो बताएं मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ज्यादा टफ टाइम लगा होगा या आपको एक्सेल में बनाने में ज्यादा टाइम लगा होगा? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। मुझे बताएं क्या काम आसान है, मुझे न्यूमेरिकल को पढ़ के सॉल्व करने में ज्यादा मसला आया होगा या आप लोगों को टाइप करने में ज्यादा मसला आया होगा? पढ़ के सॉल्व करने में, क्योंकि मैंने तो स्क्रैच से न्यूमेरिकल सॉल्व किया, मैंने बंदे का नाम पढ़ा है, बेसिक सैलरी पढ़ी है, सोचा उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है या 11 से मल्टीप्लाई करना है, और आपको मैंने कहा कॉपी पेस्ट करके इसको एक्सेल पे डाल के ले आओ। इसी तरह टैक्स सर्विसेज में दो काम होते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। आज एक काम होता है बंदे का न्यूमेरिकल सॉल्व करके देना, वो तो बहुत मुश्किल काम है, उसमें तो बहुत ज्यादा अकल लगती है, टैक्स सेक्शन के रेट ढूंढने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि इंटेंजिबल कब खरीदा था। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि टैक्स किसी और से निकलवा लो, एफबीआर के सिस्टम पे अपलोड हम कर देंगे। वो आसान काम है, अपलोड करना एफबीआर के सिस्टम पे फिगरें डालना वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने किसी को कह दिया कि डमी फॉर्म बना के ले आओ एक सादा कागज पे, और डमी फॉर्म बना के ले आया, आपने उस डमी फॉर्म का डाटा लिख के, मेन फॉर्म था आई कैप में भरना था आपने नाम फादर नेम वहां से उठा के कॉपी पेस्ट करके लिख लिया। असल मसला तो उसको पड़ा जिसने नेम ढूंढना था, फादर के नेम के स्पेलिंग ढूंढने थे, आईडी कार्ड ढूंढना था, ये डालना था, वो मैट्रिक की सनद ढूंढनी थी, असल काम तो उसको था। तो बता दें इंफॉर्मेशन अपलोड करना आसान काम है टाइप करके, या इंफॉर्मेशन क्रिएट करना आसान काम है? अपलोड करना डेटे को देख के, क्रिएट करना इंफॉर्मेशन तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, कई दफा टैक्स कैलकुलेट करके देने वाले दोनों काम कर देते हैं, टैक्स भी कैलकुलेट करके देते हैं, ये तो बहुत टफ काम है, और रिटर्न भी प्रिपेयर कर देते हैं। रिटर्न प्रिपेयर करना आसान काम है, अपलोडिंग इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वायर्ड फॉर्मेट।
आप बोलें हम जो क्लास में काम करते हैं वो क्या करते हैं? हम तो क्लास में टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, हम तो मुश्किल वाला काम करते हैं। अब आमतौर पर टैक्स सर्विसेज में ये दो सर्विसेज आती हैं और आमतौर पे लोग एक ही बंदे से ये दो सर्विसेज लेते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी बहुत ही अच्छी फर्म से टैक्स कैलकुलेट करवा लें और किसी को कम फीस देके एफबीआर के पोर्टल पे अपलोड करवा लें। ऐसा भी चलता है मार्केट में, कोई मसला नहीं। तो बता दें इन दोनों में से टफ काम कौन सा है? कैलकुलेशन वाला। नोट करेंगे। टाइप्स ऑफ टैक्स सर्विसेज लिखें। ओके अच्छा, आप पूरे सफ़े के ऊपर मसला क्या एड्रेस हुआ हुआ है? पूरे सफ़े में मसला ये एड्रेस हुआ हुआ है कि अगर हम कभी केपीएमजी वाले पीटीसीएल को ऑडिट करने जाएं तो क्या उनके साथ उनका लगे हाथों टैक्स भी कैलकुलेट करके दे आएं या उनका टैक्स कैलकुलेट ना करें? इस पे लंबी बहस है। अभी हमने हाँ या ना नहीं करना, उसको ज़रा देखना पड़ेगा। कई दफ़ा ये फिगर्स इतनी इमटेरियल और छोटी होती हैं कि हम टैक्स भी कैलकुलेट करके दे आते हैं, तो कोई इतनी खतरे वाली बात नहीं होती वहाँ पे। लेकिन कई दफ़ा फिगर्स बहुत बड़ी होती हैं, तो हमें फिर डर लगता है कि अगर हम टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे, बाद में चेक करते हुए ऑडिट में भी ओके करेंगे, तो ये सारी एक लंबी बहस होने लगी है कि बड़ी एंटिटीज़ के केस में क्या करेंगे, छोटी एंटिटीज़ के केस में क्या करेंगे, और अगर कोई बड़ी एंटिटी है तो उसमें अमाउंट मटीरियल इमटीरियल है, उसकी बेस पे क्या करेंगे। तो सारी मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट आज डिस्कस होगा। मेरे ख्याल से हम शायद इस नतीजे पे पहुंचे क्लास के एंड पे कि बड़ी एंटिटीज का टैक्स कैलकुलेट करके देना बहुत रिस्की काम है, वो नहीं करके देना चाहिए अगर हम उनको ऑडिट करें। वैसे तो करें कैलकुलेट, ये नहीं कि बड़ी एंटिटी टैक्स, लेकिन बड़ी एंटिटीज का टैक्स कैलकुलेट करके देना अगर साइमल्टेनियसली उनका पहले से क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। अच्छा, हमारी डिस्कशन बिल्कुल ये नहीं है कि जिनका टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं उनको ऑडिट करें या ना करें। खुदा के लिए ये ना समझ लीजिएगा वो डिस्कशन पता नहीं ऑडिट वाले टीचर पढ़ाएं क्या पढ़ाएं, वो मुझे नहीं पता हमारे किस सब्जेक्ट में टेस्ट होगी आपसे। हमारी डिस्कशन कुछ और है, बताएं क्या? जिनका हम ऑडिट पकड़ चुके हैं कि तुम्हारा ऑडिट, उनका टैक्स कैलकुलेट करके देना या नहीं देना, ये तो इस सफे पे बहस होगी, लेकिन वाइस वर्सा बहस नहीं होगी। वो हमारे सिलेबस की चीज नहीं है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करें। ये कोड ऑफ एथिक्स बने हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, केपीएमजी वालों के लिए, एज एप्लीकेबल टू टैक्स सर्विसेज, क्योंकि इन्होंने क्या देनी है लोगों को, टैक्स। ऑडिट सर्विसेज देने पे नहीं ये बने हुए, ये टैक्स सर्विसेज देने पे बने हुए हैं। कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये रिवाइज हुए थे, इज बेस्ड ऑन 2023 इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इशूड बाय इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स एंड पब्लिश्ड बाय आईफैक। ये इंटरनेशनल इदारा है आईफैक, इन सितंबर 2023 विद आईफैक्स परमिशन। पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल याद करने की जरूरत होगी। चलें दोबारा पढ़ते हैं अगर कुछ। द कोड ऑफ एथिक्स फॉर सी, एमसीक्यू भी आजकल आने लगे हैं ना। द कोड ऑफ एथिक्स फॉर सीएस is based on 2023 इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। ये इशू किए थे इंटरनेशनल एथिक्स स्टैंडर्ड बोर्ड ने ऑफ अकाउंटेंट्स, वो उसकी एब्रीवेशन है, और फिर प्रिंट करवाए थे आईफैक वालों से, जो कि इदारा है मेन इन चीजों को देखता है। आईफैक से फिर प्रिंट करवाए थे आईफैक की परमिशन लेके। टैक्स सर्विसेज, टैक्स सर्विसेज में क्या आता है?
प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न। ओ, रिटर्न प्रिपेयर करना, ये तो इजी काम है, सिर्फ अपलोड करना होता है डेटा, ये तो इजी काम है, वेरी इजी। रिटर्न प्रिपेयर करना कौन सा कमाल है, एक दो दफा एफबीआर के वेबसाइट खोल लें तो रिटर्न प्रिपेयर करना आ जाएगी। नंबर 2, मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। ये बहुत टफ काम है भाई, ये पूरा एक ही फिक्र है। मेकिंग टैक्स कैलकुलेशंस करना, बिजनेस इनकम निकालना, कैपिटल गेन इनकम निकालना, डेटा मांगना, उससे पूछना बिजनेस की सेल कितनी है, तो बहुत मुश्किल काम है। और टैक्स कैलकुलेशन की बेस पे क्या होती है बाद में, अकाउंटिंग एंट्रीज। ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ जाए जो मैंने यहां लिखी हुई है, बोले टैक्स कैलकुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज, बार बार बोले, इधर देखिए, टैक्स कैलकुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। ये बहुत मुश्किल काम है, ये तो मुश्किल काम है, ये तो टैक्स कैलकुलेशन है, ये तो रिटर्न प्रिपरेशन नहीं है, ये तो टैक्स कैलकुलेशन है। टैक्स सर्विसेज इंक्लूड प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न, मेकिंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर अकाउंटिंग एंट्री, सजेस्टिंग टैक्स प्लानिंग। उसकी मैंने कोई मिसाल नहीं दी। टैक्स प्लानिंग तो आपको पता है क्या होती है कि यार आप 185 दिन बाद ना जाना, 4 दिन पहले निकल जाओ, आप नॉन रेजिडेंट हो जाओगे, आपको बड़े फायदे हैं, इस किस्म की प्लानिंग करना। तो टैक्स प्लानिंग की तो इजाजत है, वो कोई मसला नहीं। अच्छा, टैक्स प्लानिंग पे पूरे सफे पे कोई डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन सिर्फ रिटर्न बनाने और कैलकुलेशन। बार बार बोलें, रिटर्न बनाना, टैक्स कैलकुलेट करना। टैक्स कैलकुलेट क्यों होता है, फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज, क्योंकि इसकी बेस पे अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, कहते हैं ये तो बहुत खतरे की बात है पुत्र, ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो, तुम्हें मना भी किया था इस तरह की हरकतें ना किया करो। यानी कि टैक्स कैलकुलेट करके देना टू ऑडिट क्लाइंट्स माइट क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। तुम अपना ही काम दोबारा रिव्यू कर रहे होगे और तुम उनको अनड्यू सपोर्ट भी कर रहे होगे, एडवोकेसी करे हो, इन्होंने सही किया टैक्स निकाला है, एडवोकेसी भी करे होगे उनकी, उनको जगह जगह सपोर्ट भी कर रहे होगे, हाँ यार इन्होंने ये तो बड़ा अच्छा टैक्स निकालते हैं, अच्छा किससे निकलवाया, हाँ वो हमारे से ही निकलवाया। तो बार बार अच्छा, मेन लाइन जो है ना, मेन लाइन वो ये है, मुझे तो लगती है इतनी सी लाइन, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट। यही लाइन जिसको समझ नहीं है उसको पूरा पेज समझ नहीं आया, बस ये मेन लाइन है पूरे सफे पे। टैक्स कैलकुलेट करके देना किसको, जिसका पहले से ऑडिट कर रहे हैं। ओहो, माइट क्रिएट अ, ये एक ऐसा खतरा है जो आप अपना काम दोबारा चेक करें, सेल्फ रिव्यू का लफ्ज थ्रेट से मिल रहा है, और एडवोकेसी थ्रेट। ये सेल्फ रिव्यू थ्रेट है, अपना ही काम दोबारा चेक करें, और एडवोकेसी थ्रेट है, या उसको आप अनड्यू सपोर्ट करेंगे। कोड ऑफ एथिक्स इंक्लूड रिक्वायरमेंट्स, कोड ऑफ एथिक्स में रिक्वायरमेंट्स हैं डेट स्टॉप फर्म्स, जिन्होंने रोक दिए फर्म्स को, केपीएमजी फर्म है ना, you have to stop firms from providing certain tax services, सारी नहीं, कोड ऑफ एथिक्स कोड बने हैं, उन्होंने रोक दिया लोगों को, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स। कहते हैं ना पुत्र, प्रोहिबिट फर्म, रोक दिया गया फ्रॉम प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट इन सम सर्कमस्टांसेस, कभी कभी, हमेशा नहीं वैसे रोका, बिकॉज द थ्रेट्स कैनॉट बी एड्रेस्ड बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स, क्योंकि थ्रेट्स इतने हैं, उनको एड्रेस नहीं कर सकते आप बाय अप्लाइंग सेफगार्ड। सेफगार्ड लगा के भी उनको एड्रेस नहीं कर सकते, खतरा ही बड़ा है। यानी आपको कहा कि कोरोना वार्ड के वैक्सीन के अंदर जो सबसे आखिर में 40वें नंबर पे मरीज बैठा हुआ, उसको खाना दे के आओ, अब आप बीच में 39 मरीज सामने खड़े हुए आपसे गले मिलने के लिए, तो कहते हैं ये थ्रेट ही इतने के सेफगार्ड लगा भी लो, कहीं ना कहीं से कोरोना घुस ही जाना है। तो कहते हैं these threats cannot be addressed by applying safeguards, कहते हैं ये खतरे ही इतने हो जाते हैं क्योंकि फिर वो सेफगार्ड लगाओ भी तो कोई फिर मसला हल नहीं हो सकता। कहते हैं इसलिए मैं कहूंगा, मैं तो आप ये काम करो ही ना। कई दफा रात होती है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, तो अम्मी कहती है बेटा तुम छतरी ले भी लो, सेफगार्ड लगा भी लो, या चलो तुम रेनकोट पहन भी लो, मुझे पता है तुमने स्लिप हो जाना है, तुम ना निकलो, ऑनलाइन क्लास अपलोड हो ही जानी है, आज बारिश हो रही है, तुम ना निकलो। तो कहते हैं खतरा ही इतना है कि अगर जो है वो तुम सेफगार्ड लगा भी लो तो वो खतरा एड्रेस नहीं हो सकता।
ओले पड़े हैं, अम्मी छतरी लेके, जैसे सबसे पहले छतरी तेरी टूटनी है, खतरा ही इतने सेफ गार्ड लगा के भी हल नहीं होने। टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट्स, टैक्स सर्विसेज टू ऑडिट क्लाइंट, खुदा का खौफ करो यार, किन कामों में पड़ गए हो? टैक्स सर्विसेज देना किनको? ऑडिट क्लाइंट्स को। ओए होए 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 होए, कहते हैं इसमें ना खतरे देखा करो, क्या है खतरा देखा करो। फैक्टर्स फॉर एवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट, क्या लफ्ज है ये, बार बार आ रहा है, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट, ये बार बार लफ्ज आ रहा है। आप फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो फॉर इवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट। अब आप मुझे बता दें, इस काम के लिए उन्होंने आपको एंगेज किया है, अगर वो काम की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत टेक्निकल हैं तो फिर खतरा कम होगा या ज्यादा? ज्यादा। आगे चलें, अगर पीटीसीएल के एम्प्लॉइज की एक्सपर्टाइज ज्यादा है तो खतरा नहीं, मैं ज्यादा या कम इधर नहीं लिखा हुआ, आई कैप ने ज्यादा या कम नहीं लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से ज्यादा या कम बोल के आपसे पूछ रहा हूं। अगर पीटीसीएल के एम्प्लॉइज को टैक्स ज्यादा अच्छे तरीके से आता है तो फिर खतरा कम होगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमें सही वाली देंगे। नेक्स्ट, सिस्टम बाय विच द एफबीआर असेस एंड एडमिनिस्टर टैक्स। अगर एफबीआर का सिस्टम हमारे टैक्स कैलकुलेट की जो 50 की फिगर है वही चेक करने का सिस्टम एफबीआर का अपना ही स्ट्रांग हुआ तो खतरा कम होगा। एंड द रोल ऑफ फर्म इन दैट प्रोसेस, और जब वो हमारा काम चेक करे होंगे तो हमें बुलाएंगे, बीच में हमारा रोल भी होगा, तो इस पर डिपेंड करता है। अगर कानून बहुत मुश्किल है तो खतरा, और अगर कानून इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी इजी कानून बने हुए हैं, तो खतरा। अब इसमें ज्यादा कम नहीं लिखा हुआ उसने, वो कहते हैं इन चारों चीजों को जज करो। अब मुझे बताते रहें, मैं सारी मिसालें ऐसी देने लगा हूं जिससे शायद खतरा, आपने बताना है, मैं नहीं बोल रहा, चारों मिसालें ऐसे देने लगा हूं जिससे शायद खतरा। अगर इंगेजमेंट जो आप काम करने लगे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो खतरा ज्यादा। अगर पीटीसीएल के एम्प्लॉइज का टैक्स एक्सपर्टाइज बिल्कुल नहीं है और वो हमें डाटा बिल्कुल सही नहीं दे पा रहे तो खतरा ज्यादा। अगर टैक्स अथॉरिटीज का सिस्टम चीजें असेस और एडमिनिस्टर करने का कमजोर है तो खतरा ज्यादा। अगर कानून पाकिस्तान का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो खतरा, एंड वाइस वर्सा क्या बनेगा, अगर एंगेजमेंट बहुत सिंपल है तो खतरा। अगर पीटीसीएल के एम्प्लॉइज ऑलरेडी बहुत एक्सपर्ट हैं और हमें सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, खतरा कम। अगर एफबीआर का सिस्टम बहुत स्ट्रांग है चीजें असेस और एडमिनिस्टर करने का तो खतरा। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स रिजीम निल है तो खतरा कम होगा। बहरहाल सर्कल लगाएं, हमने क्या करना है, इवेल्युएट किया करना है हमने लेवल ऑफ थ्रेट, इवेल्युएट जज किया करना है। इवेल्युएशन में दोनों नतीजे आ सकते हैं, हो सकते हैं इवेल्युएट करते करते हम किस नतीजे पे पहुंचे कि खतरा ज्यादा है, या हो सकते हैं इवेल्युएट करते करते किस नतीजे पे पहुंचे, खतरा कम है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इवेल्युएशन। ओके, टैक्स रिटर्न बना के देना, क्या करना, सारे ऑडिट क्लाइंट्स को, मटेरियल, इमटेरियल, बड़े ऑडिट क्लाइंट, छोटे ऑडिट क्लाइंट, हर किस्म के ऑल ऑडिट क्लाइंट, टैक्स रिटर्न बना के देना। बाई टैक्स रिटर्न बना के देने को हम ग्रीन सिग्नल देने लगे हैं। टैक्स रिटर्न बना के देने को माय डियर हम लाल सिग्नल नहीं देने लगे, हम देने लगे हैं ग्रीन सिग्नल। टैक्स रिटर्न बना के देना अलाउड है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। टैक्स रिटर्न बना के देना अलाउड है। टैक्स रिटर्न बनाना क्या होता है, टैक्स पहले से कैलकुलेट हुआ होता है, आपने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को एफबीआर के सिस्टम पे फेंकना होता है। प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज, टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज, टैक्स कैलकुलेशंस नहीं,
टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। ये आसान काम है, कहते हैं ये कर दिया करो, पीटीसीएल वाले आए कहे हो यार ठीक है तुझे निकाल देते हैं। बोले प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज टू आवर ऑडिट क्लाइंट। ओहो लिखा होना चाहिए था ना, अच्छा लिखा हुआ है टू ऑडिट क्लाइंट डज नॉट क्रिएट अ थ्रेट। लो गाली मुक गई, ये कोई खतरे की बात ही नहीं है कहते हैं। इसका मतलब है एक सर्विस तो अलाउड हो गई, ग्रीन सिग्नल मिल गया, टैक्स रिटर्न बना दिया करेंगे लोगों को, चाहे उनका क्या कर रहे हो ऑडिट, फिर भी रिटर्न बना दिया करेंगे। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज इन्वॉल्व, कहते हैं इसमें कुछ है ही नहीं, इन्वॉल्व क्या, असिस्टिंग द क्लाइंट्स, असिस्टिंग द क्लाइंट्स, असिस्टिंग द पीटीसीएल विद टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। टैक्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस कब तक हुकूमत को बताना होता है, रिपोर्ट करना होता है कब तक, टैक्स बाय 30 सितंबर, बस बाय कंपाइलिंग इन्फो, कंपाइलिंग प्रिपेयरिंग नहीं, बाय कंपाइल इकट्ठे करके एक सफे पे डालनी होती है सिर्फ इंफॉर्मेशन, बाय जस्ट कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन, बाय जस्ट कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस वगैरह पे करने होते हैं वो जाके नेशनल बैंक में जमा कराएं उनके लिए। और कई दफा जो पास्ट में ट्रांजेक्शन्स कर चुके हैं उसकी टैक्स ट्रीटमेंट पे वो एडवाइस मांग लेते हैं, तो बोले एडवाइजिंग ऑन व्हाट, ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शंस एंड रिस्पॉन्डिंग। सर में ये सारे एस्पेक्ट कवर करने होते हैं ना, तो सर्कल लगाया करें। एडवाइजिंग ऑन व्हाट, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजेक्शंस एंड रिस्पॉन्डिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑडिट क्लाइंट टू एफबीआर। किसको रिस्पॉन्ड करेंगे आप उनके बिहाफ पे, फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशंस फॉर अप्रोच बीइंग टेकन। टैक्स रिटर्न बना के देना आर यूजुअली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपली इन्वॉल्व प्रेजेंटेशन। जैसे ये प्रेजेंट करना है, बस बनी तो हुआ पहले से, बस ये देखें इसे प्रेजेंट करें खूबसूरत जरा, अच्छा टाइप हुआ नजर आ रहा है बस। अंडर एग्जिस्टिंग लॉ फर्दर रिटर्न्स आर आल्सो रिव्यूड बाय टैक्स अथॉरिटीज, और टैक्स अथॉरिटीज वाले भी इसको देख लेते होते हैं। ये पता क्या कर रहा है, इतने सारे में ये लॉजिक दे रहा है कि क्यों आसान है ये काम, ये लॉजिक दे रहा है कि क्यों आसान है ये काम। ये तो सिर्फ देखें सर, ये तो सिर्फ ये है, ये तो सिर्फ ये है, ये तो सिर्फ ये है, तो है ही कुछ नहीं फिर ये। इसका क्या बना है, ओ टैक्स कैलकुलेट करके देना फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। ये काम करने लगे हो ठाकुर सर? नहीं मेरे भाई, खुदा के लिए ऐसा ना करना। बोले प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स एंड डेफर टैक्स। डेफर टैक्स आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे, फिलहाल बस लफ्ज याद कर ले, लेकिन इसका नाम अभी करंट टैक्स है। कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटीज फॉर एन ऑडिट। ओ तो बहुत खतरे की बात है, प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स फॉर ऑडिट क्लाइंट। ओह कहते ये ना करने बैठ जाना। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स फॉर ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज, जिसकी बेस पे बाद में वो अकाउंटिंग एंट्रीज करे, दैट विल बी लेटर ऑडिटेड बाय यू, और बाद में तुम उसको चेक करो। इट क्रिएट्स अ सेल्फ रिव्यू।
क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन, आगे बोलो, ऑफ करंट टैक्स फॉर एन ऑडिट क्लाइंट, उसकी फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज दैट विल बी लेटर ऑन ऑडिटेड बाय यू। फिक्रा जरा बनाए पूरा, दोबारा पढ़ें। क्या क्या है? बोले बोले बोले। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, आगे बोलो, फॉर एन ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज दैट विल बी लेटर ऑन ऑडिटेड बाय यू। दोबारा बोलो। इधर देखें सारे ऊपर, इनको कहीं ना इधर देखें, ये जो सेकंड रो में इधर देखें जरा। हाँ अब बोलो। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशंस फॉर करंट टैक्स फॉर एन ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज दैट विल बी लेटर ऑन ऑडिटेड बाय यू क्रिएट्स अ। अब कौन याद बता देगा हाथ खड़ा करके फिक्रा? प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज दैट विल लेटर ऑन बी ऑडिटेड बाय यू विल क्रिएट अ। अब कौन बताएगा फिक्रा? हाथ खड़ा करें जी। प्रिपेयरिंग टैक्स कैलकुलेशंस फॉर एन ऑडिट क्लाइंट फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज दैट विल बी लेटर ऑन ऑडिटेड बाय यू क्रिएट्स अ। दो कहते बहुत खतरे की बात है। नाउ लिखें, नाउ अब हमें क्या करूं फिर? ये तो बहुत खतरा हो गया है। नाउ इन एडिशन टू द फैक्टर्स डिस्कस्ड अबव, कहते हैं अब आप खतरा देखो, खतरे के 4 फैक्टर्स ऊपर बताए हूं। कहते हैं अब आप इन एडिशन टू फैक्टर्स डिस्कस्ड अबव एन अदर फैक्टर रेलेवेंट, एन अदर लिखा होना चाहिए था जहां पे, एन अदर फैक्टर रेलेवेंट। कहते हैं एक और फैक्टर भी रेलेवेंट है, वो मेरे से आज सुनो। बस खत्म हो, अगले सफे पे तो 3-4 लाइनें। Another factor relevant for evaluating level of threat is, एक और फैक्टर भी है, that calculation might have material impact on financial। हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये फिगर मटेरियल हो और हो सकता है मटेरियल ना हो। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी वाली? ऑन विच द फर्म विल एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन लेटर। ओहो, अब फिक्रा का माल बन गया। ऑन विच फर्म विल एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन लेटर, जिस पे आपने लिख ली ऑडिट ओपिनियन लेटर। अच्छा, जिस पे आपने खुद ही बाद में कौन सी ओपिनियन देनी है, तो बहुत खतरे की बात है। अब इन 2 पैरास का मतलब बता रहा हूं, पहले मफहूम बता रहा हूं, बाद में पढ़ेंगे। जब कभी आप ऑडिट क्लाइंट का टैक्स कैलकुलेट करें तो इन 4 खतरों को देखें और एक और खतरा भी सामने रखें कि जो टैक्स की फिगर निकलनी है वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने रखते हुए एक मटेरियल फिगर है या एक इममटेरियल फिगर। अब मटेरियल इममटेरियल से फर्क क्या पड़ेगा वो भी आगे देखते हैं। इससे खतरे का लेवल आपको पता चल जाएगा। अब खतरे के लेवल में कितनी चीजें देखनी है, ये 4 भी और 5वीं भी। कहते हैं अब बस बहुत हो गई। अगर तुम्हारा ऑडिट क्लाइंट ऐसा है जिसका पब्लिक का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर तुम्हारा ऑडिट क्लाइंट ऐसा है जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट कोई नहीं है, जैसे प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती हैं और उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट तो नहीं होता उन कंपनीज में, रॉयल फैन जो मर्जी करते फिर हमें क्या। अगर तुम्हारा ऑडिट क्लाइंट ऐसा है जिसका पब्लिक जिसमें पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी प्राइवेट वगैरह, तो फिर कहते हैं मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं
टैक्स कैलकुलेट भी कर दिया करो ब्रो, कोई मसला नहीं। मैं तुम्हें इजाजत देने लगा हूं, मैं तुम्हें क्या देने लगा हूं जालिम, मैं तुम्हें इधर भी ग्रीन सिग्नल देने लगा हूं। मैं बताऊंगा तुम्हें रेड सिग्नल कब मिलेगा। इधर तो मैंने ऑल ऑडिट क्लाइंट्स में ग्रीन सिग्नल दे दिया था, इधर कहता है मैं तुम्हें ग्रीन सिग्नल देने लगा हूं अगर तुम सेफ गार्ड लगा लो, वरना रेड सिग्नल ही है, ना किया करो वरना कैलकुलेट। अगर टैक्स कैलकुलेशन करके देने लगी हो प्राइवेट कंपनी की, जिनका पब्लिक, जिनमें जो पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है उन कंपनी में, पब्लिक पूछती नहीं उनके बारे में, सेफ गार्ड्स टू एड्रेस द सेल्फ रिव्यू थ्रेट। फिर आप सेल्फ रिव्यू थ्रेट को एड्रेस करो, सेफ गार्ड लगाओ वहां पे। व्हेन द ऑडिट क्लाइंट इज नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, सेफ गार्ड लगाओ। ओके, अच्छा फर्ज करें केपीएमजी वाले, केपीएमजी ने अपनी फर्म में ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप ए ऑडिट करते हैं, ग्रुप ए में 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर्स के नीचे 10-12 ट्रेनीज हैं। ग्रुप बी टैक्स कैलकुलेट करते हैं और ग्रुप सी कंसल्टिंग का काम करता है, लोगों को मशवरे देता है बिजनेस कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, कंसल्टिंग। अब आप क्या करो, ऐसे बंदे से यूज प्रोफेशनल्स हु आर नॉट ऑडिट टीम मेंबर्स टू परफॉर्म अ टैक्स सर्विस। इनसे टैक्स निकलवाओ जिन्होंने ऑडिट नहीं किया। समझ आई बात? ऐसे लोगों से टैक्स निकलवाओ, यूज अ सीए, यूज अ सीए हु इज नॉट ऑडिट टीम मेंबर। कहां यूज करूं सीए, जरा हाईलाइट करें। यूज सीए टू परफॉर्म द टैक्स सर्विस। कौन सा सीए? हु इज नॉट ऑडिट टीम मेंबर। ये ब्रैकेट मिस नहीं करके आनी, लेकिन स्काई ब्लू लाइन घर में पहले पढ़ेंगे। यूज प्रोफेशनल टू परफॉर्म द टैक्स सर्विस हु आर नॉट ऑडिट टीम। जो ऑडिट में ऑडिट करने गए थे उनसे ना टैक्स निकला। अगर ग्रुप ए को ही हमने कह दिया ऑडिट भी कर दो टैक्स भी कर दो, फिर तो खतरनाक बात है, डन होगी। तो ग्रुप बी वालों से टैक्स निकलवाएं या ग्रुप ए वालों से? क्योंकि ग्रुप ए तो ऑडिट कर रहा है, तो ग्रुप बी से क्या निकलवा लें। इसके बाद आप रिव्यू करवाओ एक बंदे से, इसके बाद आप रिव्यू करवाओ एक बंदे से। अच्छा, फर्ज कर लें ये पीडब्ल्यूसी फॉर्म है, देखें ऑडिट किया इन्होंने, टैक्स कैलकुलेट किया इन्होंने, इन्होंने जरा चेक कर दिया एहतियातन के टैक्स सही है या नहीं, तो कहता है किसी थर्ड पार्टी से चेक करवा लो एक दफा दोबारा, जिसने ना ऑडिट किया हो, ये थर्ड पार्टी जो है, जिसने ना टैक्स कैलकुलेट किया हो और ना जिसने टैक्स कैलकुलेशन रिव्यू की हो, ना जिसने टैक्स कैलकुलेशन रिव्यू की हो। जरा ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने क्या किया, हमने सेफगार्ड लगाने शुरू किए। पहला सेफगार्ड हमने क्या लगाया, यार तुम लोग ऑडिट कर रहे हो, तुम लोग रहने दो, टैक्स हम निकाल देते हैं। ये पहला सेफगार्ड हमने लगा लिया। अगला सेफगार्ड यहां लिखा नहीं हुआ, वो मैं बताता हूं। इनसे हमने कहा कि जरा रिव्यू कर दो, हमने टैक्स सही निकाला है। अब मैसेज करते मुझे लिख के, मैसेज करते हैं लिख के। अच्छा, अब क्या होगा, आखिरी चीज बोलें, रिव्यू किससे करवाओ, अब फाइनल रिव्यू किससे करवाओ, जिसने ना
ऑडिट किया हो, जिसने ना टैक्स सर्विसेज परफॉर्म की हो और ना जिसने इनको रिव्यू किया हो, वो तो फिर ये पार्टी होगी ना। डन। अच्छा, अब मुझे बताएं, रिव्यूअर, इस रिव्यूअर से मुराद है पीडब्ल्यूसी, इस रिव्यूअर से मुराद अभी सबर 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 पीडब्ल्यूसी। सर्विस रिव्यू किसने किया है? टैक्स सर्विस रिव्यू, बोलें, ग्रुप सी ने। ऑडिट वर्क किसने किया? ग्रुप ए ने। टैक्स सर्विस परफॉर्म किसने किया? परफॉर्म जाके ग्रुप बी ने। तो फिर रिव्यूअर कौन हो जाएगा? इनके अलावा कोई, जो इनसे अलावा हो, इनके अलावा किसी भी बंदे से रिव्यू करवा लो। डन। ओके, सो लेट्स मेक इट अ फाइनल वर्जन। जी माय डियर, बताएं, दी टैक्स सर्विस रिव्यू किसने किया है? टैक्स सर्विस रिव्यू ग्रुप सी ने। ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, सिनेरियो को सामने रखे, ग्रुप सी ने। ऑडिट वर्क किसने किया है? ग्रुप ए ने। टैक्स सर्विस परफॉर्म किसने की है? टैक्स सर्विस परफॉर्म किसने की है? ग्रुप बी ने। तो एक कोई ऐसा बंदा बताएं जो तीनों में से ना हो, हु वाज नॉट इन्वॉल्व, जो तीनों में से ना हो। नहीं, ग्रुप बी नहीं, वो फिर पीडब्ल्यूसी। आप नोट करें सारा, पहले ऐसा करें ना, पहले ये तो नोट करें ना, ये ले। यार वो पिक नहीं भेजी आपने एहतियातन। बताएं जी, कौन बंदा लाना है जिसने ऑडिट भी ना किया हो, जिसने टैक्स भी ना निकाला हो, और जिसने टैक्स को रिव्यू। तो फिर ये बिल्कुल ही एक थर्ड पार्टी होगी। हो सकता है ग्रुप डी हो कोई ग्रुप डी भी हो सकता है अपनी फर्म में। ग्रुप डी आईटी वाला, आईटी में एक दो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, उनसे करवा लें आप। बस किसी थर्ड पार्टी से रिव्यू करवाएं जो इनके अलावा हो। मतलब आपके दफ्तर में भी हो सकती है, आपका ग्रुप डी भी हो सकता है, कोई मसला नहीं। ग्रुप डी हो सकता है कि फॉरेन क्लाइंट्स को देखता हो, उनसे करवा लें आप, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये सेफ गार्ड्स क्यों लगाए हैं? अब क्या मतलब है इसका बात का? इन सारी बातों का क्या मतलब है? लिखें ना, सेफ गार्ड लगा लें, लिखें सारी बातों का मतलब, इधर लिखें। अगर ये सेफ गार्ड लगा लें तो टैक्स कैलकुलेट करके दे दें। लेकिन किन कंपनीज का? जिनमें पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये सेफ गार्ड लगा लें तो टैक्स कैलकुलेट करके दे दें। लेकिन ग्रीन सिग्नल तो मिल गया, कंडीशन बताएं ग्रीन सिग्नल मिलने की। दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, एक तो वो कंपनी ऐसी हो जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट ना हो, और दूसरी कंडीशन सेफ गार्ड्स लगाएं। दूसरी कंडीशन बार बार बोलें, क्या शराइत है जिसके बाद हम टैक्स कैलकुलेट करके दे सकते हैं? कंपनी कौन सी हो? जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट ना हो, और दूसरा सेफ गार्ड लगाएं। अगर ये दो बातें पूरी हो रही हैं तो ग्रीन सिग्नल मिल गया। क्या ग्रीन सिग्नल मिला? बोले, क्या ग्रीन सिग्नल मिला? वी कैन प्रोवाइड टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट। व्हाट टैक्स सर्विसेज? टैक्स कैलकुलेशन। टैक्स कैलकुलेशन करके दे सकते हैं हम। टैक्स रिटर्न बना के देने में तो फुल ग्रीन सिग्नल है, उसमें तो रेड सिग्नल है ही नहीं। अगला माशाल्लाह आप खुद ही पढ़ लेंगे, क्योंकि इतने तो बड़े आप हो गए हैं। अगला खुद ही पढ़ लेंगे और हाथ खड़े करके मतलब बता दें।
2 सिनेरियोस बन गए ना, बताएं जी, कौन बताएगा? बताएं आप, लास्ट में आप बता दें क्या समझ आया। उल्टा बोल दिया ना। हाँ अच्छा, मटीरियलिटी इमटेरियलिटी डिसाइड होती है, यानी कि सेल आपकी 50 मिलियन है और टैक्स आपका 10 मिलियन है, तो फिर तो मटीरियल है। लेकिन अगर सेल आपकी 100 मिलियन है और टैक्स आपका 0.5 मिलियन है, तो फिर शायद लगे कि ये फिगर क्या है, इमटेरियल। तो जो लोग पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं उधर पहले हमने मना किया। देखें कितना खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल किया, शेल नॉट प्रिपेयर, रेड सिग्नल। लेकिन यहां भी शायद ग्रीन मिलने लगा है। कब? अ फर्म शेल नॉट प्रिपेयर टैक्स कैलकुलेशन। यार ये लफ्ज जो है ना कमाल है वैसे। अ फर्म shall not prepare tax calculation of current tax for an audit client। ये लाइन बार बार चल रही है, पता नहीं क्या। फॉर ऑडिट क्लाइंट का लफ्ज जरूर लिख के आना है। A firm shall not prepare tax calculation of current tax for audit client for preparing accounting। अच्छा, करंट टैक्स कैलकुलेट क्यों किया जाता है, ये भी तो लिख के आना ना। करंट टैक्स कैलकुलेट क्यों किया जाता है? फॉर प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। एंट्रीज क्या है? एंट्रीज में क्या करेक्टरिस्टिक है? एंट्रीज डेटा मटेरियल टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑन विच वी विल एक्सप्रेस एन audit opinion later। However, वो भाई डाला करे ना। However if बोले ना, if आगे क्या लिखा हुआ है? if accounting entries if impact, हाँ वो impact का मैं बोल रहा था, मुझे आगे फिक्रा पड़ा ही नहीं जा रहा था, मुझे फिक्रे की सेंस। if impact of entries, if impact of what on what is what, ये देखिए ना, इस तरह चीजें मिस नहीं होती पेपर में। if impact of accounting entries on what, on financial statements is then above safeguards mentioned in point B, ये बोले ना, will be applied and you can calculate current tax, you can calculate current tax। फिर आप करंट टैक्स कैलकुलेट कर दें, कोई मसला नहीं। आगे क्या फिक्रा बनेगा, पूरा ना करवाएं, वैसे ही मैं तो पूछ रहा हूं। एंड यू कैन कैलकुलेट करंट टैक्स फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज ना बोला करो बीच में। यू कैन कैलकुलेट करंट टैक्स फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर एन audit line, though you will express an opinion later on them, but no problem, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, इधर देखें, बोले प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज, बोले प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज टू ऑल ऑडिट क्लाइंट्स is allowed because पास्ट का डेटा होता है, ऑब्लिगेशन होती है, टैक्स वाले भी देखते रहते हैं, ये आसान काम है। बोले if an entity is an entity in which there is no public interest, you can calculate the current tax for accounting entries if the safeguards are applied। However, this code of ethics stops
the CA firms for calculating current tax for an audit client where the client is a public interest entity. Even if applying safeguard लगा के भी नहीं आप कर सकते, आपने करना ही नहीं. But if the impact of accounting entries on financial statements is immaterial, then you can calculate the current tax for accounting entries for an audit client. अब मेरे ख्याल से ये 4 फिक्रे बने, सबके लिए ये फिक्रा, पब्लिक में जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए अलग फिक्रा, और पब्लिक का जितने इंटरेस्ट है उसमें 2 फिक्रे अलग अलग बनेंगे. तो बोले टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज कैन बी प्रोवाइडेड टू ऑडिट क्लाइंट, बिकॉज 3-4 बातें वहां लिखी हुई थी. नेक्स्ट, टैक्स कैलकुलेशंस ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज can be made for an audit client if the audit client is an entity which is not a public interest entity. If the safeguards are applied, there are 2 safeguards. Number 1, use those professionals in tax calculation who are not used in audit, and use a reviewer who has not done audit, who has not done tax services, and who has not performed the service review. ये safeguard लगाया कर लें. However, if an entity is an entity in which there is interest of public, then we stop you from calculating tax for accounting entries. That will later on be audited by you because it creates a self-review threat. फिर वो बातें ऊपर से मिला के सारी लिख सकते हैं. However, if impact क्या क्या आगे का लफ्ज़ of accounting entries on financial statement which are immaterial, if the impact is immaterial, which का लफ्ज़ फिर नहीं आना चाहिए, if the impact आगे ना लफ्ज़ which is immaterial, जो भी है, in that case you can green signal, you can calculate tax. ठीक है. आप बताएं ये ग्रीन सिग्नल कहां कहां लगा करेगा? नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट में अगर सेफगार्ड लगा लेंगे तो लग जाएगा, और पब्लिक इंटरेस्ट में अगर इमटेरियल और सेफगार्ड लगाएं तो लग जाएगा, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट में सेफगार्ड का तो जिक्र ही नहीं जरा, मटीरियल है तो फिर लगाने की जरूरत फिर लगाने की जरूरत नहीं, माजरत, बल्कि फिर तो आप टैक्स कैलकुलेट ही नहीं कर सकते. अच्छा, ओह ये तो बहुत आसानी होगी. आए जरा पेज 36 के आगे. हमने पहली 3 लाइनें स्किप की हैं. बोले टैक्स सर्विसेज इंक्लूड preparing tax return, making tax calculation for accounting entries and suggesting tax planning. नहीं मिला सफा? मिल गया? Providing tax services to audit client might create a और एन. नजर नहीं आ रहा तो मुझे बताइएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा. नजर नहीं आ रहा ना? अच्छा, छोटा छोटा है ना. Code of ethics include requirements that prohibit firms from providing certain tax services to in some circumstances because the threat cannot be addressed by applying safeguards. Tax services to an audit client. अभी सर लव से टैक्स सर्विसेज, उसमें कैलकुलेशन और रिटर्न प्रिपरेशन नहीं है. बोले टैक्स फैक्टर्स फॉर इवैल्यूएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट, यानी खतरे का लेवल क्रिएटेड बाय प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन. किसी को याद है ज़बानी कौन कौन से थ्रेट से? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, उनकी एक्सपर्टाइज कितनी थी स्टाफ की, और तीसरा बोर्ड किस तरह मॉनिटर करता है सिस्टम को, और चौथा था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स रिजीम. मुझे याद है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स रिजीम.
टैक्स रिटर्न बना के देना, इसमें तो वैसे कोई मसला नहीं था, याद है? टैक्स रिटर्न बना के देना, आप लोग याद कर सकते हैं इस पूरे सफे की जगह, यहां से आपको फुल इजाजत है क्योंकि मैंने कोई चीज मिस नहीं की हुई। टैक्स रिटर्न बना के देना, ऑल ऑडिट क्लाइंट्स प्रोवाइडिंग टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट डज नॉट यूजुअली क्रिएट अ थ्रेट। क्यों? लॉजिक, बिकॉज टैक्स रिटर्न बना के देना तो एक मदद है, ये तो एक एडवाइस है, ये तो उनके ब्याह पर रिस्पॉन्ड करना है, ये तो सिर्फ पास की इंफॉर्मेशन देना है, ये सब आसान है। क्यों आसान है? इसलिए आसान है कि ये हिस्टोरिकल डाटा होता है और ये है और वो है, इसलिए आसान है। लेकिन मेन फड्डा और मेन क्रिटिकल कंपोनेंट हमारे डिस्कशन का कौन सा था? टैक्स कैलकुलेशन फॉर पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। टैक्स कैलकुलेशन फॉर पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग एंट्रीज। ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, अच्छा ऑल ऑडिट क्लाइंट्स का भी लिखा हुआ था कुछ, ओहो ये तो हमें भूल ही गया। ऑल ऑडिट क्लाइंट्स भी लिखा हुआ था कुछ, चलो ये जरा रिवाइज हो जाएगा। ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, पब्लिक और नॉट पब्लिक नहीं, ऑल ऑडिट क्लाइंट्स। Preparing calculation of current and deferred tax for an audit client for accounting entries that will be later audited by firm always create a, in addition to factors discussed above, a factor relevant for decision is whether they are material or immaterial. Audit clients that are not public interest entity, ये heading बन जाएगी हमारी। Safeguards to address self-review threat when audit client is not a public. Use professionals having an appropriate reviewer who is not involved in this, not involved in this, and not involved in this. Audit clients that are public interest entities. If impact is material, तो a firm shall never prepare tax calculation of current and deferred tax for an audit client for entries which are material to the financial statements on which we will later on express opinion. Express an audit opinion. If impact is immaterial, then above, and you can calculate the current tax. Done? So that was the code of ethics. So let's start doing questions. Example 1. चलिए attentive हो जाए सारे. Example 1. Come on, page number 30. अब पाकिस्तानी ऑडिट फर्म KPMG ज़हन में ले आए, मतलब मिसाल तक उसी तरह की रहे। A Pakistani audit firm is faced with the following situations. Situation 1. ABC Limited audit client PTCL. PTCL has requested your firm to prepare current and deferred. Oh, बात वो वाली है, वो वाली समझ आया कौन सी वाली बात है? बात ये वाली है, वो इस तरफ निकल गया है। ये कैलकुलेशन हमने यहां इजाजत दी थी वैसे टैक्स रिटर्न बनाने में, लेकिन उसने सवाल कुछ और पूछा है। उसने क्या टैक्स कैलकुलेशंस करके देनी है। ओह हो दैट विल बी लेटर ऑन रिव्यूड बाय योर फर्म एट द टाइम ऑफ ABC इज नॉट अ पब्लिक लिस्ट इंटरेस्ट कंपनी, पब्लिक का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आपके जहन में इसका जवाब सिर्फ इतना सा आ रहा होगा, आपके जहन में इसका जवाब सिर्फ इतना सा आ रहा होगा कि सेफगार्ड्स लगाएं और कर दें। भाई बेहतर है जरा ये तमहीद पहले बांधाइएगा, ऑल ऑडिट क्लाइंट्स वाली पहले जरा तमहीद बांधाइएगा, फिर ये वाली बातें कर दीजिएगा। तमहीद कैसे बांधिएगा कि प्रिपेयरिंग कैलकुलेशंस फॉर एन ऑडिट क्लाइंट नॉर्मली क्रिएट अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अगर नंबर ज्यादा हुए तो वो चारों फैक्टर्स भी लिखाइएगा, या फिर ये लिखाइएगा इन एडिशन टू जनरल फैक्टर्स वी विल आल्सो चेक द मटेरियलिटी। वैसे मुझे पता है मटेरियलिटी इसके लिए रेलेवेंट नहीं, लेकिन कोई नहीं, तमहीद बांधते हुए आप ये भी लिख सकते हैं सारा। लेकिन असल आई कैप ने ये भी जवाब आपका ढूंढना है। सो अब आप कह के आइएगा, इफ ऑडिट क्लाइंट इज एन एंटिटी in which there is no public interest, we can calculate the current and deferred tax for accounting entries if we apply the safeguards to, थोड़ा सा फिक्रा बनाइएगा ना, to address the self review threat. The safeguards are as below. या एंड पे कंक्लूड करेगा if these safeguards are applied then we can green signal। तो बेहतर है कि पहले जरा ये वाला कम से कम लिखाइएगा, फिर ये लिखिएगा। असल में मेन तो वो सवाल सिर्फ इतना सा पूछ रहा है, लेकिन तमहीद बांधने के लिए ये लिखाइएगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि वो सवाल तो ये पूछ रहा है
लेकिन बेहतर है जरा थोड़ा सा ये भी लिखाइएगा। बहरहाल मैं देखता हूँ आईकैप ने क्या जवाब दिया हुआ है। ये आईकैप की किताब से सवाल है, हमने उसी का जवाब उठाया हुआ है। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स फॉर एन ऑडिट क्लाइंट फॉर डेट विल सब्सिक्वेंटली क्रिएट्स अ सेल्फ रिव्यू थ्रेट। उसने तमहीद बांधी है ये कौन है? तमहीद है। बोले ये कौन है? तमहीद है, और ये कोर कंटेंट है हमारा। तमहीद बांधी, बस आगे फिर वो टॉप आउट बार निकल गया। द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट विल डिपेंड ऑन, अच्छा वो इधर भी निकल गया। द सिग्निफिकेंट ऑफ थ्रेट विल डिपेंड ऑन, द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट विल डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट। सारी बातें लिख के आओ फिर। कैरेक्टरिस्टिक, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स रिजीम, एक्सपर्टाइज ऑफ क्लाइंट्स एम्प्लॉइज, मटीरियलिटी, में सारी बातें लिख के आओ। फिर वो जो दो थे वो और भी लिखाते। दो और कौन से थे? दो और कौन से थे, किसी को याद हो? बोर्ड किस तरह मॉनिटर करते चीजों को, एक ये था, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंगेजमेंट ये भी लिखाइएगा, क्योंकि क्लास के बाद आपने आगे पूछना ये दो क्यों नहीं लिखे हुए। मैं कह रहा हूं लिखाइएगा, दो और भी लिखाइएगा। टोटल 5 है ना फैक्टर्स। 4 कौन से हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, बोर्ड कैसे मॉनिटर करता है, कॉम्प्लेक्सिटी, एक्सपर्टाइज और मटेरियलिटी। ये भी लिख के आया वो। अच्छा, ये डिपेंड करेगा मार्क्स पे। अब आप लगाएं सेफगार्ड, सेफगार्ड्स टू बी अप्लाइड यूजिंग प्रोफेशनल्स हु आर नॉट। ये तो पता ना, ये आई के अपने अपनी तरफ से डाला है, जो किताब में नहीं उसने दिया हुआ, ये अपनी तरफ से डाला है। ऑब्टेनिंग एडवाइस फ्रॉम एन, टिक कर रहे हैं, याद करना वो, नहीं तो ये वाले भी काफी होंगे। ये उसने अपनी तरफ से लाइन डाली है, ये ऊपर थ्योरी में हमने नहीं पढ़ी। डन जी। अब क्या मसला है अगले में, देखें अगले में क्या मसला है। अच्छा, जवाब अब वो क्या क्या देके आया, जरा बताएं जवाब क्या देके आया है। सवाल उसने पता क्या पूछा था? सवाल उसने सिर्फ ये पूछा था, अल्लाह आपका भला करे, सवाल उसने पूछा था सिर्फ ये, देखने में लग रहा था, लेकिन उसने पहले क्या किया? पहले तमहीद बांधी, इसको भी उसने लिखा, लेकिन 4 पॉइंट्स लिख के आया वो, और फिर उसने ये सारा, यानी ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा। मुझे तो लग रहा है बस ये पूरा लिखा है वो, हालांकि सवाल ये था, लेकिन बेस बनाने के लिए ये लिख के आना जरूरी था, क्योंकि ये जनरल गाइडलाइन है, ये स्पेसिफिक गाइडलाइन है। और अगला कैसे लिख के आएंगे? अगला बता दें क्या है, अगर एज्यूम करें, और बता दें ना आगे क्या लिखा होगा। अगर एज्यूम करें एबीसी इज अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। अच्छा, अगर वैसे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी लिख के आना है ना, तो मेरे ख्याल से पता क्या लिख के आइएगा, आप लोग बता दें, मतलब हो सकता है पेपर में खाली ये वाला सवाल हो, नॉट अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी का ना पूछा हो, और नंबर 6-7 हो, फिर लिखाइएगा, फिर सारी तमहीद बांधिएगा, बेशक 4 बुलेट्स लिखाइएगा, ये वाला स्किप कर दीजिएगा, और ये वाला तो फिर भाई पूरा लिख के आइएगा। लेकिन इसमें सेफगार्ड फिर लिख के आइएगा कौन से वाले हैं। फिर सेफगार्ड एज पॉइंट 5B नहीं लगेगा, फिर सेफगार्ड बता के आने पड़ेंगे कि अगर इमैटेरियल हैं चीजें तो सेफगार्ड ये वाले लगाओ और फिर काम करो। अच्छा, लेकिन निहायत ही अफसोस के साथ ऐलान करना पड़ता है, आई के अपने सिलेबस से बाहर जाते हुए यहां पर एक लाइन डाल दी। वो निहायत ही भयानक लाइन है। वो लाइन ये है कि आई कैप कहता है कि अगर ऑडिट क्लाइंट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है और इंपैक्ट मटेरियल है, तो हमने तो ये सीखा था अ फर्म शैल नॉट प्रिपेयर, लेकिन आई कैप ने कहा अगर इंपैक्ट मटेरियल है और सिचुएशन इमरजेंसी की है, इंपैक्ट मटेरियल और सिचुएशन इमरजेंसी की है, तो इधर भी कराओ। हमने कहा भाई ये कौन सी इमरजेंसी आ गई है, कौन सी इमरजेंसी नाफिज हो गई है जिसकी वजह से तू इधर भी अलाउ कर रहा है। इतनी मुश्किल से रेड सिग्नल बनाया था हमने, एक ही सिनेरियो में तो रेड सिग्नल आया था मेरे ख्याल से, और तो किसी सिनेरियो में रेड सिग्नल आया ही नहीं। इतनी मुश्किल से हमने रेड सिग्नल बनाया था, तो यहां भी अलाउ कर रहा है, तो पागल हो गया, हमारे डब्बे को हिला रहे। कहते हैं हाँ, यहां पे भी मैं आपको डब्बे में जाके लिखवाऊंगा, इमरजेंसी में ये भी अलाउड है। इमरजेंसी सुन लेंगे, इमरजेंसी ये है
कि पीटीसीएल ने जल्दी जल्दी अपना टैक्स जमा करवाना है और पीटीसीएल को जुलाई अगस्त में जाके ख्याल आया कि सितंबर सर पे आ गया, अब और किसी को इतना कुछ समझाएंगे तो इनको तो पहले ही सारा हमारे बिजनेस का पता है। और दूसरा इमरजेंसी सिचुएशन ये है कि मौके पे कोई और एक्सपर्ट बंदा मिल नहीं रहा, काफी ढूंढने की कोशिश की है, मिल नहीं रहा, या मिल रहा है लेकिन वो फीस बहुत ज्यादा मांग रहा है, तो बेचारा पीटीसीएल क्या करे, अब करोड़ों रुपए किसी को दे। अगर खुदा ना खासा ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो यहां भी हम डरते डरते येलो सिग्नल तो नहीं चले, ग्रीन सिग्नल ही दे देंगे, यहां भी हम डरते डरते ग्रीन सिग्नल दे देंगे। तो यहां पे भी थोड़ी सी गुंजाइश आईकेएफ ने डाल दी है, सिलेबस में नहीं डाली, लेकिन आईकेएफ जालिम ने जब एग्जाम्पल बना रहा था उसमें ये डाल दी गुंजाइश कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो आप इधर भी क्या कैलकुलेट करके दे आओ, लेकिन प्लीज हमें बताओ व्हाट इज इमरजेंसी, हमें तो नहीं पता इमरजेंसी क्या है। अब यहां हम एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हैं लेकिन जवाब कुछ और होगा, मतलब एक्सपेक्ट तो आप वही कर रहे हैं ना जो मैंने बोला, वो तो चले आप सही कर रहे होंगे। एक्सपेक्ट अ फर्म शेल नॉट प्रिपेयर, शुक्र है वो तो वही है हमने याद किया हुआ है। अ फर्म शेल, सर तमहीद क्यों नहीं बांधी, इसलिए कि सिचुएशन 1 में उसने तमहीद बांध दी है। ऐसे सवालों में कभी कभी वो तमहीद गायब कर देता होता है, लेकिन खाली सिचुएशन 2 का सवाल होता है तो तमहीद भी बांधते। A firm shall never prepare tax calculation of current and deferred tax for an audit client for preparing accounting data material to the financial statement on which firm will express an opinion. In emergency situations. अब ये बिल्कुल नई बातें शुरू हो गई। अब ये सारा पता नहीं क्या लिखने लगा है, मुझे नहीं पता अब ये कहां से इसने उठाया और क्या लिखने लगा है, लेकिन बातें इतनी आसान है कि आप कहेंगे हो अच्छा। इन एन इमरजेंसी और when it is पॉसिबल नहीं है फॉर ऑडिट क्लाइंट टू मेक अदर अरेंजमेंट, समझ आ गई, मौके पे शादी आ गई है, अब और कोई है नहीं, वही मैरिज हॉल वाला है, उसी से कल शादी कराइए, इसी से वलीमा करवा लो, उनको पता ही है हमारी बराती किस किस्म की है, वी मे प्रोवाइड टैक्स सर्विस। टैक्स सर्विस कौन सी, वो टैक्स कैलकुलेट करके देने वाली, वो बात ऊपर हो गई है। दिस मे बी द केस, कहते मैं बताता हूं इमरजेंसी क्या है, बताएं इमरजेंसी क्या होगी। ओनली वी हैव द रिसोर्सेस, और किसी के पास पाकिस्तान में स्टाफ ही नहीं है इतना स्किल्ड स्टाफ सिर्फ हमारे पास ही है। ओनली वी हैव द रिसोर्सेज एंड वी हैव द नॉलेज ऑफ पीटीसीएल, और किसी के पास पीटीसीएल का नॉलेज नहीं है इतना, साल से हम उनको ऑडिट कर रहे हैं टू असिस्ट क्लाइंट इन टाइमली। अब आप कहेंगे साल से लोग रिटर्न भी बना के कोई दे रहा होगा, पुराना बंदा उसको वो बना के दे रहा होगा, वो मर गया, इमरजेंसी तो इमरजेंसी होती है ना फिर। ओनली द फर्म हैज द रिसोर्सेज एंड नॉलेज ऑफ पीटीसीएल बिजनेस टू असिस्ट पीटीसीएल इन टाइमली प्रिपरेशन ऑफ कैलकुलेशन। और टाइमली तो बहुत जरूरी होता है, अगर आप टाइमली कैलकुलेशन नहीं करेंगे 30 सितंबर तक तो आपको जुर्माने देने पड़ते हैं पाकिस्तान में, 30 सितंबर सर पे खड़ा हुआ है। एंड स्टॉपिंग केपीएमजी, और अगर आपने स्टॉप कर दिया केपीएमजी को, वैसे स्टॉप हमने कर दिया हुआ ऊपर स्टॉप कर दिया हुआ है, कहता है लेकिन सुन लो, स्टॉपिंग केपीएमजी फ्रॉम प्रोवाइडिंग विल रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज फॉर पीटीसीएल। फिर पीटीसीएल ने फारग हो जाना। हमने कहा कैसे, फॉर एग्जाम्पल फेलियर टू मीट 30 सितंबर को टैक्स नहीं पे कर सकेगा बेचारे, फिर जुर्माने भरेगा और पता नहीं क्या करेगा। कहते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में मैं अलाउ कर रहा हूं। सेफ गार्ड्स, इनको लिखें स्पेशल सेफ गार्ड्स, फिर आप स्पेशल सेफ गार्ड्स लगाएं क्योंकि सिचुएशन भी इमरजेंसी की है ना। अब स्पेशल सेफ गार्ड्स लगाएं क्योंकि अब आपने ग्रीन सिग्नल दे दी है। आपने तो ग्रीन सिग्नल अभी थोड़ी देर पहले दी है, कितनी भयानक बात आपने कर दी है, आपने मे प्रोवाइड टैक्स सर्विस कह दिया, ऊपर आप लिख के आ रहे हो शैल नॉट, और नीचे क्या लिख दिया है, और दरमियान में लफ्ज डाल दिए। क्या करो भाई, फिर सेफगार्ड कौन से लगाओ, वही घिसे पिटे सेफगार्ड होंगे। दोज हु प्रोवाइड द सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज, ये तो बच्चों को यही पता नहीं चलता कौन सी सर्विसेज। दोज हु प्रोवाइडेड टैक्स सर्विसेज आर नॉट मेंबर ऑफ ऑडिट टीम, ये तो वही वाला घिसा पिटा सेफगार्ड है। द सर्विसेज आर परफॉर्म्ड फॉर ओनली अ शॉर्ट, ओए नवा सेफगार्ड, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर। हर साल ये मांगी ना मारना कि इमरजेंसी पड़ गई और ये हो गया वो हो गया, अगला साल अब आपके पास है, अगले साल में कोई अच्छा टैक्स एक्सपर्ट ढूंढ लो, ये काम हर साल नहीं करने देंगे हम आपको। एंड दिस सिचुएशन इज डिस्कस्ड विद द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, पीटीसीएल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एफबीआर नहीं प्लीज, पीटीसीएल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बता दो भाई खतरे में कूद पड़े हैं,
कल कला को हमने तुम दोनों ने मारे जाने। पिछले दिनों भी पता नहीं अखबार में ये खबर आई हुई थी, ऑस्ट्रेलिया के पीएमजी का कोई सीईओ रिजाइन कर गया, क्या मसले हुए हैं। तो ये मसले छोटे नहीं होते, ये पूरे सीईओ सीएफओ को रिजाइन करना पड़ जाता है। तो दिस सिचुएशन इज डिस्कस्ड विद दोस चार्ज विद गवर्नेंस। लेकिन ये सारा क्या है, दिस इज ऑल न्यू फॉर अस बिकॉज इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। सो ये सारा ही सॉर्ट ऑफ नया है जो हमने ऊपर डिस्कस नहीं किया। पेपर में भी फिर लिखाएंगे, हम भी अब लिख के आएंगे, क्या करें। वैसे मुझे किसी ने कहा था एक दो भाई कि आपको बता दिया करें ऐसी चीजें, बताते भी रहते हैं हम वैसे, लेकिन चलें ओके। कैसी चीजें किताब से निकाल दे जो थ्योरी में नहीं डाली। और एक छोटी सी बात तो आपको याद होगी, इफ इंपैक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज ऑन फाइनेंशियल मटेरियल देन सेफगार्ड्स विल बी अप्लाइड। आगे लिखें एंड वी विल कैलकुलेट द करंट टैक्स, एंड वी विल कैलकुलेट द करंट टैक्स। फिर तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि इंपैक्ट क्या है बोलें, इमटेरियल। अच्छा, अब मैं नहीं चाह रहा कि आप घर जाके याद करें, इधर ही याद करें। बोले इन इमरजेंसी सिचुएशन, इधर से ना देखे पड़े, वैसे ही मैं अपनी तरफ से फिगर बना रहा हूं। इन इमरजेंसी सिचुएशन अ फर्म कैन प्रोवाइड टैक्स सर्विसेज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। इन इमरजेंसी बोला था मैंने। Emergency situation means, this may be the case when, yeah, emergency situation means that only PTCL has the resources and, only KPMG has the resources and knowledge of PTCL business. And stopping PTCL from providing tax services, stopping KPMG from providing services will result in, so you may apply safeguards. सेफगार्ड वो वाले सारे भी लिख के आ सकते हैं, ये कोई एक नहीं, वो वाले सारे भी लिख के हैं ऊपर वाले बेशक। और दो सेफगार्ड और बता दें, पीटीसीएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता दें, और एक और था मेरे ख्याल से नहीं ढूंढने, ये एक दो दफा दें सब, बस हर साल अब यही काम ना आपने पकड़ाओ। ओके, एग्जाम्पल टू, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, शौक से पढ़ें। बिलाल अजहर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ACA होता है छोटा CA, जिसने अभी अभी CA की है। इज मैनेजर टैक्सेशन एट अ लार्ज टैक्स कंसल्टेंसी फर्म। एक टैक्स फर्म है, मे बी KPMG, एक टैक्स फर्म है, उसका एम्प्लॉय है, टैक्स फर्म का एम्प्लॉय, जिसका नाम है बिलाल। अच्छा, ये ना प्योरली टैक्स सर्विसेज का सवाल है, ये ऑडिट क्लाइंट नहीं है, तो इसका हम जवाब देके आएंगे इसकी रोशनी में। एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स, एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स, क्योंकि इधर ऑडिट का कहीं जिक्र नहीं है। पिछले सवाल में किसका जिक्र था, कहीं नहीं लिखा हुआ इस पूरे सवाल में कि ऑडिट होने लगा, बल्कि हम सिर्फ क्या कैलकुलेट करके देने लगे हैं उनको, टैक्स। बिलाल अजहर CA मैनेजर टैक्सेशन एट लार्ज कंसल्टेंसी फर्म एंड रिपोर्ट्स टू बदर अली FCA। बदर अली भी FCA है। उसके बताने का मकसद ये है कि दोनों पे जो है वो ये स्टैंडर्ड लगता है, ये चैप्टर लगता है, दोनों CA हैं। हु इज वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, तो एम्प्लॉइज का बिलाल है और बदर अली वहां पे FCA है, बड़ा CA है, एक पार्टनर है बल्कि फर्म का। बिलाल अजहर इज प्रेजेंटली इंगेज्ड, बिलाल अजहर की भी मंगनी हुई है, बिलाल अजहर इस वक्त इंगेज है रिटर्न बनाने के लिए, डिजिटल सिस्टम लिमिटेड। लेकिन ये ऑडिट क्लाइंट नहीं है, ये क्लाइंट है, लिखें ये क्लाइंट है, ये ऑडिट क्लाइंट नहीं है हमारा, ऑडिट नहीं निकाल रहे हम इसका। वैसे हमारी फर्म करती क्या है, सिर्फ मुझे तो लगता है सिर्फ टैक्स कंसल्टिंग करती है वो, ऑडिट तो उसको आता भी नहीं, पता नहीं। डन, तो हमारी फर्म का काम ही लोगों को टैक्स निकाल के देने। तो एक क्लाइंट ने अप्रोच किया, यार मेरा टैक्स निकाल दो। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ टैक्स वर्किंग्स, ही कौन, बिलाल अजहर ने डिस्कवर किया कि DSL हैज चार्ज सर्टेन एक्सपेंसेस अगेंस्ट व्हिच नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल। उसने कुछ खर्चे रिकॉर्ड किए हैं जिनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल
नहीं है। जाके घर में पढ़िएगा, सेक्शन 21 का आखिरी 1-2 पॉइंटों में से एक पॉइंट था कि अगर खर्चों की रसीदें गुम हो जाएं तो ये खर्चे माइनस नहीं हो सकते। ही ब्रिंग्स दिस मैटर टू टेंशन ऑफ बदर। वो बदर के पास गया। बदर कौन था? फॉर्म का पार्टनर। वो बदर के पास गया और बदर को जाके कहा, बदर बदर, सर सर सर, आप मेरे सर हैं, एफसी हैं, आपको मेरे से सीए किए हुए ज्यादा अरसा हो गया है, बड़ों से हमेशा अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं, आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े हैं, सर मैंने ये गलती पकड़ ली है, प्लीज सर इसको सही करें आप। लेकिन इस गलती के सही करने से होगा क्या कि खर्चे उसके काम हो जाएंगे। जब सबूत नहीं है खर्चों के तो खर्चे तो काम होंगे। खर्चे काम होने से प्रॉफिट और टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। He brings this matter to attention of brother, who has responded him that since this is not an audit, ओए जा जा निकल जाए मेरे कमरे से, हम ऑडिट करने नहीं बैठे हुए इनका, ये हमारी जिम्मेदारियां नहीं है इस तरह की गलतियां निकालना। और पुत्र ऑडिट करने नहीं बैठे हुए, टैक्स तो निकाल के देने लगे हो ना। तो मैंने आपको सेक्शन 21 ही पढ़ाया, मैंने आपको कौन सा ऑडिट की क्लास से जाके कोई चीज पढ़ाई है? ये बड़े ने बोंगी मार दी बदर अली ने। ऐसी सूरत में 3 सवाल पूछा करेगा। पहला सवाल, बदर कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वॉयलेट कर रहा है? बदर कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वॉयलेट कर रहा है? बिलाल अजहर क्या खतरा फेस कर रहा है? बिलाल अजहर क्या खतरा फेस कर रहा है और कैसे आप बचे? बॉस के लिए एक सवाल है, एम्प्लॉय के लिए 2। बॉस के लिए क्या सवाल है? बॉस क्यों 2 नंबर है? सॉरी। और दूसरा सवाल, एम्प्लॉय के लिए क्या सवाल है? एम्प्लॉय ऐसी सूरत में क्या खतरा फेस कर रहे हैं और एम्प्लॉय इस खतरे से कैसे निकाल ले अपने आप को। मोहतरम, ये चीज आउट ऑफ सिलेबस है, आईकेएफ ने डाली हुई है, मैं पढ़ा देता हूं 2-4 लाइनें। ये चीज आउट ऑफ सिलेबस है, ये चीज विद इन सिलेबस है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट करा है। सिर्फ आपने 3 लिख के आया करने हैं, सिर्फ आपने 3। इंटेग्रिटी नहीं है बॉस में, इंटेग्रिटी नहीं है बॉस में, न्यूट्रल नहीं रह रहा, और प्रोफेशनल बिहेवियर भी नहीं है। ऐसा काम करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आएगी। डूइंग एन एक्शन विच डिसक्रेडिट द प्रोफेशन, ऐसा काम करे जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आएगी। आईकेएफ को यहां ऑब्जेक्टिविटी लिख के आना चाहिए था, क्योंकि बैक एंड पे रीजन यही होती है कि मुझे उनसे फीस मिलेगी ज्यादा अगर मैं उनका टैक्स बचा के दूंगा। लेकिन आईकेएफ ने पता नहीं ऑब्जेक्टिविटी क्यों नहीं लिखा। बस ठीक है, उसने 2 लिखे हैं तो आप भी पेपर में 2 लिखाइएगा। बताएं जी, बॉस में इंटेग्रिटी क्यों नहीं है? बॉस में इंटेग्रिटी क्यों नहीं है? जल्दी रीजन बताएं। ही हैज नोइंगली इग्नोर्ड द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, बस कटिंग, इसलिए बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है। बाकी ये 2 लाइनें तो आपने याद की हुई है ना घर में, वो जो 1-2 लाइन ऊपर से लिखनी होती है इंटेग्रिटी की, ये लाइन तो वही रट्टा वाली है ना। और प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, एज इज प्रोपोज सजेशन इग्नोरिंग द एप्रोप्रिएट टू इनकम टैक्स रिटर्न वुड अफेक्ट द गुड रेपुटेशन ऑफ प्रोफेशन। तो ये बस सिनेरियो में ही हैज नोइंगली इग्नोर्ड द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट, his proposed suggestion in respect of ignoring adjustments affect the good reputation, ये ऑलरेडी आपको याद है, ये ऑलरेडी याद है, ये भी ऑलरेडी याद है। बाकी सिनेरियो से ही लिंक हुआ हुआ है, और क्या, बाकी सिनेरियो से लिंक हुआ हुआ है। चलें आगे। ये सारा मैंने कहा है आई थिंक आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि इसकी थ्योरी चैप्टर के अंदर नहीं दी हुई ना, आउट ऑफ सिलेबस। बट रीड एट लीस्ट 1 or 2 टाइम्स तो शायद रह गया पेपर में। तो इंटीमिडिएशन थ्रेट, इंटीमिडिएशन थ्रेट होता है बॉस का खौफ। आप बॉस के खौफ की वजह से कर जाएंगे ये काम, आप बहुत डरेंगे, आप कहेंगे पता नहीं मुझे क्या कह दे, रिजाइन ना करना पड़ जाए, ये ना हो जाए, चपेड़े ना मारे मुझे, नौकरी से ना निकाल दे, इस वजह से आप कर जाएंगे ये गलत काम। लेकिन आप तो नहीं माशाल्लाह करेंगे। बिलाल में फेस इंटीमिडिएशन थ्रेट फ्रॉम एज रिफ्यूजल टू ओबे इंस्ट्रक्शन में रिस्क हिज जॉब। लेकिन अगर बिलाल का ईमान बना तो अल्लाह के हाथ में जॉब, बॉस तेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, अगर तू गलती नहीं सही करता तो मैं जा रहा हूं, क्योंकि इस 2 नंबर इदारे में कम से कम मैं नहीं रह सकता। अब छोड़े ना, इसको आसान करें।
in order to reduce the threat, discuss the matter with Badr and persuade him to follow code of ethics। बस इतना याद करें। सबसे पहले क्या करें, बदर के पास जाएं, बदर को कहें सर ना करें सर, ऐसा फिर जाने दे सर, कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं हो रहे। प्यार से बदर को जाके, बड़ों की रिक्वेस्ट लोग करते हैं, बड़ों की रिक्वेस्ट करें। अगर आपको लगे कि कोई सीनियर पार्टनर है तो उसको बता दें। और भाई घर में मसले होते हैं तो किसी दादी को दादे को बताते हैं ना, दादी दादा दादा अबू को, और आप रिफ्यूज कर दें, मैं ये काम नहीं करूंगा, बहुत टेक्निकल काम हो जाए, फिर आप लॉयर से मशवरा ले लें और कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम जॉब। अगर फिर भी कुछ नहीं होता तो रिजाइन कर दें जॉब से। लेकिन सबसे पहले वो काम नहीं करना जो आजकल की यंग जनरेशन करती है, लेफ्ट द ग्रुप, अनफॉलो, आई एम प्रोटेस्टिंग, यानी सबसे पहले रिजाइन नहीं करना। पहले सब्र किया करें, अगलों से बात किया करें, समझाया करें, बीच में तो इतनी क्या जज्बाती हो गए लोग, जज्बाती ना हुआ करें। मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे कैफ 6 में कि सबसे पहले वो क्या करे। तो सबसे पहले ये होता है कि अगले को परसुएड करें, बड़ों को बीच में डालें, मशवरा लें लॉयर से, फिर भी कुछ नहीं होता तो पेपर में सवाल है सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले परसुएड करें उसे। पेपर में सवाल है आखिरी रिजॉर्ट क्या है, तो वो रिजाइन वाली है, वो आखिरी रिजॉर्ट ये लिख के आए कि आखिरी हल ये है। मतलब ये नहीं कि शुरू में ये पढ़ा मेरा, यानी कि हर वक्त जेब के अंदर जो है टर्मिनेशन लेटर डाल के फिर रहे हो, अच्छा सर आपने ये नहीं करनी, ये लें मैं जा रहा हूँ, उन्होंने कहा चल जा। मसलों को हल करने की कोशिश करें, फिर भी हल ना हो सके तो रिजाइन कर दें जॉब से। ओके, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13। हो गया, समझ आ गया? क्वेश्चन 13 बताएं क्या है। लिस्ट डाउन द फैक्टर्स that are relevant for a CA firm in evaluating the level of threat created by providing any tax service to an audit client। कितने लिख के आएंगे फैक्टर्स रेलिवेंट फॉर इवेल्युएटिंग? हेडिंग क्या बनाएंगे? फैक्टर्स रेलिवेंट फॉर इवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट, ये हेडिंग बना के आएंगे हम। जैसे लिखते नहीं होते सवाल शुरू करते हुए, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स रेलिवेंट फॉर इवेल्युएटिंग द लेवल ऑफ थ्रेट। और नंबर 1 कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टैक्स रिजीम, वो मुझे आसानी से याद हो गया था, वो आखिरी वाला था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट, पीटीसीएल के क्लाइंट्स का नॉलेज, और बोर्ड किस तरह, और वो भी डालिएगा 5वां वाला मटीरियलिटी। आईकेएम ने पता नहीं वो 5वां डाला है या नहीं डाला, डालना तो चाहिए वैसे, छोड़े बड़े में देख रहा हूँ उसने 4 ही डाले हैं। चलें, इससे पिछला क्वेश्चन कौन से माय डियर? 12 पढ़ें जी। कितनी देर में आ रहा है जी माय डियर? हो गया? वो जो भी सवाल बड़ा वाला किया था शायद उसी तरह का सवाल है। योर फर्म इज ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक, ओहो, योर फर्म इज ऑडिटर ऑफ अ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, जबार गैस सप्लाई। द मैनेजमेंट ऑफ JGSL हैज रिक्वेस्टेड योर फर्म टू प्रिपेयर करंट एंड, प्रिपेयरिंग करंट एंड डेफर्ड टैक्स कैलकुलेशन। अच्छा, टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन नहीं पूछा इसने, उसमें ग्रीन सिग्नल था, टैक्स कैलकुलेशन फॉर पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग, और उसमें ये वाला सिनेरियो पूछे, ऑडिट क्लाइंट्स दैट आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। डन। For the purpose of determining its annual tax obligation, in the light of code, discuss whether your firm is permitted to perform the services required by
4 नंबर हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना डालिएगा, सिलेबस में भी नहीं है, कोई सवाल भी नहीं 7-8 नंबर का। अगर 7-8 नंबर का होता तो मैं आपको कह देता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस भी डाल आइएगा। मेरे ख्याल से 4 नंबर में ये सारा और इसके सेफगार्ड छोटे छोटे 2-3 लिख के आने होते हैं, वो लिखाएंगे तो काफी होगा। इट्स एनफ। हल्की सी तमहीद जरूर बांधनी है, 4 नंबर है, बहरहाल हल्की सी तमहीद जरूर बांधनी है। बताएं जी, बोलें। प्रिपेयरिंग, यहां से शुरू करेंगे हम जवाब। प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड फॉरेन फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज ऑलवेज क्रिएट्स अ सेल्फ रिव्यू थ्रेड। ये लिख के फिर आप लिखेंगे एज आवर ऑडिट क्लाइंट इज अ पब्लिक इंटरेस्ट, so if the impact of accounting entries is material, we will not prepare tax calculations for current and deferred tax for an audit client because these are material to the financial statement. अब यहां आपने मटेरियल लिखा है तो यहां दोबारा मटेरियल का लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं, बाकी फिक्रा लिखा है। However, if the impact is immaterial, if impact of accounting on financial is immaterial of SGSJL नाम लिखाइएगा is material, then above नहीं, then safeguards, then following safeguards will be applied. Number 1, the people use professionals in tax services which are not used in audit work. And number 2, hire a reviewer who is not, get the tax service reviewed from a reviewer who has not performed audit, who has not performed tax service and who has not performed tax service review. ये safeguards लगा के ये लिखाइएगा। अब एक्सेप्शनल लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम नंबर हैं उसके। आगे चलें। चलें क्वेश्चन 9, 10 रह गया, 10 तो इंशाल्लाह कल कर लेंगे। 9 पढ़ें। देखिए इसमें से वो सवाल आ रहे हैं, ये जो हमने आज एक सफा पढ़ा है। आज आके में एक लाइन आपने जरूर लिखनी है, प्रोवाइडिंग टैक्स सर्विसेज टू एन ऑडिट क्लाइंट। ये लफ्ज बार बार लिखा आया करना है। डिस्कस वेदर द फॉलोइंग टैक्स सर्विसेज, ये सवालों में भी लिखा होता है, टैक्स सर्विस कैन बी प्रोवाइड टू ऑडिट क्लाइंट, इधर लिखा हुआ है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स ऑडिट क्लाइंट ऊपर लिख दिया था, ऑडिट क्लाइंट कहां लिखा होता? ऑडिटर। विच इज नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स, प्रिपरेशन ऑफ टैक्स रिटर्न्स, ये तो ग्रीन सिग्नल था। प्रिपरेशन ऑफ, यार ये अब क्या करें, ये तो कितने नंबर हैं टोटल? 5 नंबर हैं। चलें कुछ थोड़ा सा कोशिश करते हैं 5 नंबर के लिए, क्योंकि मुझे तो ये खाली यही 5 नंबर लग रहे हैं। बहरहाल क्या लिख के आएंगे? ऑल ऑडिट क्लाइंट्स तो नहीं लिख के आएंगे, बस प्रोवाइडिंग does not normally create a threat. Tax return preparation services normally include assisting clients with tax reporting obligations, advising on tax treatment of past transactions, responding on behalf of client, requesting for additional information. It is बस ये चलें ना भी लिख के आइएगा, कम से कम ये तो लिखाइएगा। 2-3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अब अगली एडजस्टमेंट के कितने नंबर हैं वो, और वो है क्या? टैक्स कैलकुलेशन करके देनी है। टैक्स कैलकुलेशन फॉर पर्पज, तमहीद जरूर बांधिएगा, तमीज जरूर बांधिएगा। यहां से ऐसे लिख के आइएगा, प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ, ये हेडिंग नहीं देनी, प्रिपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड फॉर एन ऑडिट क्लाइंट नॉर्मली क्रिएट्स अ सेल्फ रिव्यू। हाउएवर, if the audit client is not a public interest entity, then following safeguards should be applied and we can perform the टैक्स कैलकुलेशंस फॉर ऑडिट क्लाइंट। इधर तो सेफगार्ड लिखे हुए हैं, शुक्र है, तो ये सेफगार्ड्स लिख के आएंगे। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 डन। चैप्टर 18 का वो सवाल निकालें जो होमवर्क में दिया था, चैप्टर 18 का। क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, 20 नहीं माय डियर, वजाहत।
इसमें अब मेरे पास बस टाइम नहीं है, मैं नॉर्मल ही आपको बस सवाल हल्का फुल्का करा देता हूँ। ये कम से कम मैं जरूर निकलवाऊंगा। ये वजह टोटल इनकम प्रीवियस टैक्सेबल इनकम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वाज, इसका प्रीवियस ईयर वाली का कोई सिग्निफिकेंस नहीं थी, इस लाइन को काट देना था। ये ना पहले इसकी सिग्निफिकेंस होती थी, ये पुराने लॉ में डली हुई थी। पेज नहीं मिल रहा, पेज 479। हमने आई कैप की हिस्ट्री में दूसरा ऐसा सवाल देखा है जिसमें प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है। तो लिखें ट्यूशन सेंटर का प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। ट्यूशन सेंटर का प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यस 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 यस। आजकल रिश्तेदार में बाहर के मुल्कों से तो अंग्रेजी चल रही है, साड़ी तो अंग्रेजी भी फारग है, जो वो बोल देना सानू नहीं समझ आती। ओके, ऑन यकम सितंबर 20Y0, ये मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है 2021 और यकम सितंबर 2020, यानी हमारा साल ही है, कोई पिछला साल नहीं है। इधर लिख लें 2021, 30 जून 2021 ये हो गया और यकम सितंबर 2020 ये हो गया। ओके, on Jacom September 20Y0, Wajaha started a tuition center for students of finance in a posh locality. He received tuition fees of 2198. आपको याद है एक डॉक्टर सोना वाला सवाल किया था, उसके अंदर उसने हमें दिया हुआ था रेवेन्यू, तो इस सवाल में भी उसने हमें क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू। बताएं जी रेवेन्यू कितना है, इनकम फ्रॉम बिजनेस। सेल से स्टार्ट करें। अच्छा, सेल से स्टार्ट करना ना आसान होता है, क्योंकि इनकम ऑफ प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल भी रेंटल इनकम से स्टार्ट होते थे, उसमें सिर्फ अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं। लिख लें, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं। प्रॉफिट से चलते हुए मैंने क्या लिखवाया था, नॉट अलाउड एड बैक करने होते हैं। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं, और ये ज्यादा आसान सवाल, आसान तरीके सवालों को करने का, क्योंकि कुछ रिवर्स नहीं करना। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने होते हैं। जी रेवेन्यू बोले माय डियर, 2198 एंड इनकट फॉलोइंग एक्सपेंसेस। मंथली सैलरी ऑफ 50,000 पेड टू हिमसेल्फ लेस वजाहत सैलरी, माइनस कर दें या अलाउड नहीं है, अलाउड खर्चे माइनस, उल्टानी तो नहीं वजाहत की सैलरी, उल्टाते कब, जब प्रॉफिट से चल रहे होते। हम प्रॉफिट से चल रहे हैं, सेल से, सेल से चलते हुए जेन्युइन खर्चे माइनस कीजिएगा, जेन्युइन वजाहत की सैलरी ना माइनस कर दीजिएगा, फिर माइनस की तो दोबारा उल्टानी पड़ेगी, वो पता नहीं फिर क्या क्या न्यूमेरिकल बन जाएगा। जैसे प्रॉपर्टी के चैप्टर में रिपेयर माइनस नहीं करते थे, रिपेयर अलाउंस माइनस करते थे, तो यहां वजाहत की सैलरी माइनस नहीं करेंगे, एम्प्लॉइज की सैलरी कर लेंगे माइनस। ओहो, उसका फ्रेंड भी, ओह फ्रेंड तो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अच्छा, ये तो फिर एम्प्लॉई है हमारा। फ्रेंड, फ्रेंड तो छोड़े, फ्रेंड स्टेटस है, ये फ्रेंड तो नहीं है, ये तो हमारा नौकर है उधर, तो नौकर को तनख्वाह नहीं, मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं। यूसुफ सैलरी भाई 10 महीनों से मल्टीप्लाई करनी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी से जून। यूसुफ की तनख्वाह बताएं, 35,000 ज़रब 10 महीने, 350 बनेगा ना, क्योंकि रुपीज इन थाउजेंड में करें। यही सॉल्व किया हुआ आपने, चलो गुड, बस फिर तो चेक ही कर रहे होंगे आप लोग। ट्रैवलिंग, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस ऑफ 328, दीज एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय वजाहत इन श्रीलंका फॉर अटेंडिंग कजन मैरिज।
नहीं, फिर तो अलाउ ना होता अगर कजन मैरिज के लिए गया होता। ये तो फॉर टीचर्स ट्रेनिंग है, ये तो बिजनेस का खर्चा है। तो बिल्कुल बिजनेस के लिए ट्रेनिंग लेने बिल्कुल जाएं, टीचर ट्रेनिंग सेशंस लें, क्योंकि आप लोगों का ट्यूशन सेंटर है। हाँ, अगर आप स्विमिंग के लिए कुछ क्लासें लेने गए होते तो फिर हम कहते हैं ट्यूशन सेंटर के लिए स्विमिंग। तो ये तो बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है भाई, जेन्युइन खर्चा है बिल्कुल। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2.5 लाख अगेंस्ट द परचेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर माइनस करें या कंप्यूटर के डेप्रिसिएशन माइनस करें? अच्छा, एक बात याद रखिएगा, बिल्डिंग पे इनिशियल अलाउंस नहीं मिलता, सेकंड हैंड प्लांट जो पाकिस्तान से खरीदा उस पे नहीं मिलता, फर्नीचर पे नहीं मिलता, और व्हीकल पे नहीं मिलता। तो इस पे तो मिलेगा। निकालें जी इनिशियल अलाउंस कंप्यूटर पे, कॉस्ट, रेट जी 63। टैक्स वालों की डेप्री ये भी माइनस करें, 250 माइनस इनटू बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30। अच्छा, इनिशियल अलाउंस के सेक्शन में ना खाली प्लांट के लिए रेट लिखा हुआ है 25%, लेकिन जाहिर बात है कंप्यूटर के लिए भी वही रेट यूज होगा। ओहो, ये तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, सारे जाली होंगे, छोड़े परे क्या माइनस करने। ओ भाई, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में पता नहीं क्या क्या पड़ा होगा। होते ट्यूशन सेंटर का रेंट पड़ा हो, ट्यूशन सेंटर के ऑफिस बॉयज की तनख्वाह पड़ी हो, ट्यूशन सेंटर की बिजली के बिल पड़े हो, मिसलेनियस होते हैं। इसके अलावा जो खर्चे हैं वो माइनस करें, सारे जेन्युइन होंगे। हमें क्या मसला है? मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस जी बोले। 195 जी जवाब। ये कितने लोगों का सही था? 1206 आपका सही था, और आपका, और 3 लोगों का घर में ये फिगर सही थी। अच्छा, आगे देखें। बेसिक सैलरी को 12 से मल्टीप्लाई करना था ना, ये रिटायर तो नहीं हो रहा था ड्रामा। ये डीएनएस अलाउंस को भी 12 से मल्टीप्लाई करना था, कन्वेंस अलाउंस को भी, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, रिटायर तो नहीं हो रहा था ना, तो ये इंटरेस्ट तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है। बिजली का बिल उसके घर का एम्प्लॉयर ने दे दिया, ये सैलरी में ऐड करना था। ये रीइंबर्समेंट इसकी ज़ात को फायदा था या दफ्तर को फायदा था? ज़ात को। वजाहत रिसीव्ड नेट डिविडेंड ऑफ 73,600 फ्रॉम बीईई, अ कंपनी लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। टैक्स और ज़कात इससे कट चुकी है इतने और इतने। आप बताएं मुझे नेट मिला कितना? नेट मिला कितना? 73.6, और ग्रॉस माइनस टैक्स माइनस ज़कात, ग्रॉस मिसिंग है। टैक्स कितना? 13,800, ज़कात 4. ये मेरी आ गई डिविडेंड इनकम। ये है मेरी फाइनल टैक्स रिजीम की इनकम। इसको ऐड भी करेंगे और ऐड करके लेस भी करेंगे। ओके, वजाहत कॉन्ट्रीब्यूटेड 8,90,000 अप्रूव पेंशन फंड, इस पे टैक्स माफ होना था, सॉरी वो रह गया ना। ही ऑल्सो रिसीव्ड 65,000 फ्रॉम, ये तो भाई मैंने आपको बताया था, डिविडेंड अगर बाहर के मुल्क से मिले तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नॉर्मल रिजीम है। नॉर्मल रिजीम है या फाइनल रिजीम है?
ये तो नॉर्मल रिजीम है। ओके चलो भाई बहुत हो गया यार बस। कौन सा सवाल है ये? क्वेश्चन नंबर, एक चीज मैंने आपको इसमें दिखानी है इसलिए सॉल्यूशन की तरफ ला रहा हूं। अब देखें हमारी इनकम्स कौन कौन सी बनी। एक हमारी इनकम बन गई सैलरी की, वो तो मैंने नहीं निकलवाई आपको। ये बन गई फॉरेन डिविडेंड, ये नॉर्मल रिजीम में जाएगा। बिजनेस इनकम हमने निकाली है 1206। डिविडेंड इनकम अभी मेहनत से निकाली है 92 को माइनस कर दें क्योंकि ये फाइनल रिजीम है। इसके बाद माइनस कर दें ज़कात, ये आपका निकला है टैक्स। इसके बाद अप्रूव्ड पेंशन फंड की वजह से टैक्स रेट माइनस करें, और डिविडेंड का टैक्स बन भी 13,800 रहा है और ऑलरेडी कटा भी 13,800 है। इधर तो कुछ भी नहीं दिखाना था, जाए होमवर्क में देख लेंगे अगर कोई सवाल डालना हुआ।